नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक इतनी अच्छी इंसिडेंस हुआ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अपन जुनून पे मैया के बारे में कुछ परिक्रमावासियों का अनुभव लेते हैं या मैया के बारे में कुछ बताते हैं, नर्मदा नदी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, मैया के बारे में बात करते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं संजय भैया जी, उन्होंने जब उनके सामने ये जुनून आया और उन्होंने जब चैनल देखा तो उनको थोड़ा कुछ नर्मदा के बारे में कुछ फाइंड आउट करना, क्या है नर्मदा, ये सब उनको पता नहीं था। पर जब जुनून आया तो उसके ऊपर से उन्होंने फिर थोड़ा पता करने की कोशिश की और वो इतने मैया के जाने के पहले इतने मैया के प्यार में पागल हो गए, उनको इतना अच्छा लगा ये सब कुछ। तो उन्होंने समहाउ यहाँ से वहां से कैसे करके मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की और फिर मुझसे बात की। हम लोग थोड़े टाइम बीच में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे फोन पे और आज मेरा इतना अच्छा दिन है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैया मैं परिक्रमा पे जा रहा हूँ। और मैं इतनी खुश हो गई कि चलो मैया ने, देखो यही होता है जब आप नहीं सोचते, ये उसने पहले ही उसके डायरी में इनका नाम लिख के रखा था। तो संजय भैया इतनी बेताब जाने के लिए, तो मैं आपको बताऊं वो राह भी नहीं देख रहे कि कब देव उठनी 11 है। वो मैया को मिलने के लिए इतने बेताब है कि वो अभी निकलने वाले हैं। तो उसके पहले वो मुझसे मिलना चाहते थे और मैं भी उनसे बहुत लालाई थी मिलने के लिए। तो आज वो हमारे घर पे आए हुए हैं। तो मैंने उनके कुछ प्रश्न है जो मुझे लगता है उनके प्रश्न पूछ हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सारे प्रश्न जो जाने वाले हैं इस साल परिक्रमावासियों को, उनके लिए ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे पर ये बहुत इसेंशियल है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि क्या ऐसे प्रश्न हैं और जिनके मेरे हिसाब से मैं आंसर देख पाऊं और आप समाधान हो। और बाकी तो मैया परिक्रमा में आप देख ही लेती है, आपको संभाल ही लेती है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं संजय भैया जी का। नर्मदे हर। आपका जुनून में दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप पहले। मेरा नाम संजय बोरा है, जैसे मैया जी ने बताया था। और नर्मदा परिक्रमा से पहले मैं जॉब करता था शिपिंग कंपनी में एज अ बिजनेस कंट्रोलर करके। और उसके बाद मैंने एक बार यूट्यूब में आपका चैनल देखा जुनून करके, उसमें आपने नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताया। तो उसके बाद मैंने कुछ और देखे तो उसमें मन हो गया कि बस अब यही है। तो जैसे बोलते हैं ना वन साइड लव, जैसे लव इन फर्स्ट साइड, वैसे हो गया कि नहीं भी जाना ही है। और उसके बाद भगवान की दया से, माँ नर्मदा की दया से चैनल भी कोई तो चैनल था आपका, उसमें आपका नंबर मिल गया, फोन नंबर मिल गया। तो मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया और ये मैं सोचा था कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे हजारों में व्यूज आते हैं, उसमें मेरा नंबर पे कौन रिप्लाई देने वाला है। लेकिन थैंक्स टू यू, आपने उस पर रिप्लाई दिया और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। ये नर्मदा की कृपा है आपके ऊपर। तो चलिए जी, आप ऐसे आज जो प्रश्न पूछने वाले हैं जो शायद सबको यूजफुल हो। हाँ, तो ये आपने एक्चुअली बहुत अच्छा इन्हें मुझे टाइम दिया कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि है ना कैसा है परिक्रमा जाना, नर्मदा परिक्रमा का मतलब ही जो आनंद देने वाली यात्रा, जैसे आपने इसके पहले पॉडकास्ट पे जो बताया था आपने। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो आपकी पूरी यात्रा है वो आदमी के आनंदमय ही हो। ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ सवाल पता नहीं हो और आप वहां पे जाके अटक जाओ या फिर ऐसा हो, हमको भी कोई गाइडलाइन करता। लकीली मैं मुंबई में हूँ, आप मुंबई में हैं, तो मुझे चांस मिल गया आपसे बात करने का। ऐसे कितने आपके फॉलोअर्स रहेंगे जो इंडिया के अक्रॉस, यानी इंडिया में कोई दिल्ली, कोई कहाँ पे रहता होगा ना, पैन इंडिया लेवल पे, उनका शायद पॉसिबल ना हो आपको भी हर इंसान को कांटेक्ट करना या सबको आपके साथ मिलना। तो जो जिसके जैसे मैं हूँ, फर्स्ट टाइम जो आदमी जा रहा है उसके दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो आपको इरिटेट करेंगे कि क्या सवाल पूछ रहा है, बट जो नए लोग हैं शायद उनके लिए वो सब सवाल मायने रखते हैं। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ जो जो सवाल मेरे दिमाग में आए उस टाइम पे कि यार मैं जा रहा हूँ लेकिन ये सवाल है, तो मैं आपसे डाउट मेरे क्लियर कर रहा हूँ ताकि ये किसी और को भी हेल्पफुल हो। इसमें सिर्फ एक मैडम एक खाली है कि जो ये सवाल है ना, ये सब मेरे से रिलेटेड है। उसमें जो गर्ल्स के होते हैं स्पेशल क्वेश्चंस, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आप चाहे तो फिर उसको आप अपने हिसाब से ऐड कर देना, जहां पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन के साथ ये मैं को रिलेट कर सकती हूँ। क्योंकि कहीं पे मर्यादा आ जाती है, कहाँ पे वो मेरे साथ है ही नहीं तो मैंने वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, बराबर। और कहाँ पे मर्यादा भी आ जाती है कोई सवाल पूछने में, तो वहां पे आप चाहिए तो आप अपना ऐड कर देना ताकि वो फिर बाइस ना हो कि ये सिर्फ जेंट्स है या लेडीज का है, वैसे करके। तो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि एक हमने कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और एक वो ग्रुप बनाया है जहां पे सिर्फ उन लोगों के लिए जो 2025 में परिक्रमा उठाने जा रहे हैं, ताकि ये आप एक दूसरे से कहीं कम्युनिकेट, मुझे पूरा विश्वास है आपको, वैसे मैया संभाल ही लेती है पर फिर भी एक ह्यूमन टच लगता है ना कई बार अपने को, तो
कभी किसी समय कुछ जरूरत पड़ जाए तो आप एक दूसरे साथ कनेक्ट रहेंगे। और ये सच बताऊं ना, ये तो मेरे दिमाग में नहीं, ये आइडिया देने वाले की देन है हमारे संजय भैया। उन्होंने मुझे कहा कि हम सब एक साथ जुड़े रहेंगे। तो आप, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगी, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जी, तो आज का हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मैडम मेरे सवाल काफी रहेंगे, तो आप वन लाइन में भी यस नो करके भी दे सकते हैं, या वन लाइन में, पर कल ये इंश्योर कीजिए कि जिससे मुझे समझ में आ जाए और जो आपके और व्यूअर्स हैं बराबर। जिनको नर्मदा परिक्रमा ये साल में या आगे करना है, उनके भी वो डाउट मैक्सिमम वहां से क्लियर होते जाए। श्योर। मैम पहली बात, आदमी प्रिपरेशन कैसे करे मेंटली और फिजिकली? क्योंकि आपके जो है वीडियोस जिसमें आपने दिया हुआ है कि बैग कैसे लेनी चाहिए, कितना केजी लेनी चाहिए, वो सब मैंने वीडियो देखी हुई है। पर अगर मुझे उसके साथ ये चाहिए कि जोश में आदमी जाके फिर वहां पे होश नहीं खोना चाहिए, तो मेरे मुंबई का हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी अलग ही रहेगी, तो मैं आपके क्षमा भी मांगता हूँ पहले से। तो मेरे को ये है मैडम, आदमी जोश में निकल गया, फिर आदमी ना, मैंने सुना है काफी परिक्रमावासी आधे में छोड़ देते हैं क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं। वो पहले यूट्यूब देख के दूसरों के साथ जोश में निकल गए, फिर आधे में छोड़ दिया, या आधे में गाड़ी में बैठ के फिर आगे निकल गए दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने भी कर ली। बट एक्चुअली परिक्रमा अगर आप पैदल चल रहे हो तो पूरी आपको पैदल ही करनी है। ये जो मैंने आपसे सीखा। मुझे आप ये बताएं कि आदमी को मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और फिजिकली परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले। राइट। तो मेरे अनुभव से मैं आप लोग को बताऊं तो मेरा ये अनुभव है कि सबसे पहले आपको फिजिकल भी इतना इसेंशियल नहीं है। सबसे पहले अगर आपने सिर्फ 2 चीजें कर ली, एक तो मैया पे श्रद्धा और दूसरी शरणागति। अगर आप सरेंडर भाव से जा रहे हैं ना, तो आपको मुझे नहीं लगता आपको किसी और चीज की तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप अपनी माँ के पास जा रहे हैं। आज मेरा बच्चा मुझे आके बोलता है कि माँ मुझे पोहे खाने, मुझे साबुदानी खिचड़ी खानी, तो माँ बना के देती है। आप पूरी माँ के पास जा रहे हो तो पूरी शरणागति से गए ना, वो आपकी मेंटली से आप ये प्रिपेयर हो जाइए कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरी माँ के पास जा रहा हूँ। तो जब ये भाव अंदर आ जाता है, एक श्रद्धा आ जाती है ना, तो वो पूरा संभाल लेती है। उसको पता है कि ये अपने भरोसे जेब में एटीएम कार्ड लेके चल रहा है, ये ब्रांडेड शूज लेके चल रहा है, इसको मेरी जरूरत ही क्या है। तो आप अगर शरणागति भाव से चलते हैं ना, तो वो चल लेती है, मैया संभाल लेती है। दूसरा फिजिकल, थोड़ा मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप बिल्कुल नहीं चलते, लाइक अभी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, हम घर में बैठे बैठे, मैं भी लैपटॉप पे काम करती हूँ, तो हमको चलने की आदत ही नहीं, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो थोड़े एटलीस्ट आप महीना भर तो भी थोड़ा 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर थोड़ा चलना स्टार्ट कर देंगे। 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं, 10 किलोमीटर पे अगर आप चल लेते हैं दिन में, सुबह शाम मिला के भी, तो भी इनफ है। ये सिर्फ यहाँ के लिए। पर मैं आपको सच बता रही हूँ संजय भैया, जब आप वहां जाएंगे ना, आप बोलेंगे वहां का जो ऑरा है, वहां की जो वाइब्रेशन है, वो खुद ही इतनी स्पीड में आपको लेके चलती, आप ही को पता नहीं चलता। आप सुबह से पूरे टाइम आप चलते हैं, आपको ये ध्यान ही नहीं आता है संडे है, आज मुझे छुट्टी है, आज मुझे सीएल लेना है। तो वो आपको, वो ऑरा आपको इतना अच्छा कर देता है कि आपको फिजिकली जिम में जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप 5 से 10 किलोमीटर लेके चलिए। कोई जरूरत नहीं है कि मैं बैग के साथ लेके प्रैक्टिस करूं। मैंने देखा है इतने पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं मैं बैग लेके घूमता, कोई जरूरत नहीं है। जहां आपको वजन करे, सामान हटा दो। तो मेंटली आप सिर्फ शरणागति से और उसके ऊपर श्रद्धा रख के चलिए, और फिजिकली 10 किलोमीटर तो भी दिन में, तो एटलीस्ट 15 दिन पहले तो भी चलिए, तो आप, मुझे लगता है अच्छे से हो जाएंगे आपकी परीक्षा। धन्यवाद। दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जो डाउट पे जा रहे हैं। मुझे लगता है जिससे मैंने आपको मैम से मैया तक, यही क्वेश्चन के बीच में मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऐसा रहेंगे, एज ए लेमैन मैं नया हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये यात्रा, तो मुझे क्या क्या पॉसिबल क्वेरीज आ सकती है, और जो आ रही थी जब मैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा था। बराबर है कि चलो प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद ये था कि लोग बोलते हैं कि वहां पे एक आई कार्ड जैसा बनाना पड़ता है ना, यात्रा स्टार्ट करने से पहले। तो वो आई कार्ड कहाँ से, जो यात्रा कार्ड बनता है आपका, उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? आई कार्ड तो मैं बोल रहा हूँ, पर उसका कोई शब्द रहेगा जो वहां की लैंग्वेज में रहता होगा, उसको क्या बोलते हैं, कहाँ से बनता है, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लेके जाना पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको सच बता दूं, एकदम शॉर्ट में बताया था। लोग हाइप करके बहुत बताते हैं कि ये भी लगता है, नगर निगम का लेटर लगता है, कुछ नहीं लगता है। एक सिर्फ आपका आधार कार्ड और आप 2 वस्त्रों में जो आप घर से बाहर निकल रहे हैं बस, और आपका भाव, इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। अगर आप ओंकारेश्वर से उठा रहे परिक्रमा, तो वहां पे गजानन महाराज का आश्रम है, वहां पे आप 3 दिन परिक्रमा के पहले रह सकते हैं। वहां पे उनका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो ऑफिस है, वहां पे जाएंगे, वहां आपको सिर्फ आपका आई कार्ड दिखाना है, खुद ही वो फॉर्म भरते हैं, आपको जाके आपका फोटो लेते हैं
और हार्डली 2 या 3 मिनट के अंदर वो आपका प्रशस्ति पत्र बन जाता है। यही एक ऐसी जर्नी है जो चलने के पहले ही सर्टिफिकेट आपके हाथ में होता है, वरना हम मैराथन दौड़ते हैं 21 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। फोटो वही निकालते हैं, फोटो वही नहीं, हम लोग को कैरी करके जाने की जरूरत कैरी करने की जरूरत नहीं है, बट अपने साथ एक रखा तो अच्छा है, वो जरूरत नहीं है, उनके पास रहता है वो, तो वो ऑफिस में से। और जब आप ये आपका जो ये सर्टिफिकेट बन जाता है, आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप बाहर निकलते हैं, तो आपको वो जो शीट होती है व्हाइट कलर की, जिसका आसन बोलते हैं जिसको, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। वो वहां से ही मिल जाता है, वो बाहर ही मिल जाता है, वो ही देते हैं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा वो पीछे लिया, व्हाइट कलर का बड़ा सा रहता है आसन। हाँ आसन, वो आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ ओंकारेश्वर में, उसमें आपको परचेस नहीं करना है, वो संस्था वाले खुद ही आपको देते हैं। अब आप अगर अमरकंटक से उठा रहे हैं, मतलब कोई कहीं से भी उठा सकता है परिक्रमा, पर अगर मोस्टली जो अमरकंटक से उठा रहे हैं, तो अमरकंटक में भी आश्रम के पास ही जहाँ माई की बगिया है, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन का एक ऑफिस है। वहां जाके आपको सिर्फ वहां पे नोंदनी क्रमांक लिखा रहता है, वहां आपको आपके एंटर करना है, इनरोल करना है आपको। नोंदनी क्रमांक कराएंगे, वहीं आपको क्लिक करेंगे फोटो, उसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ये सिर्फ उनके इंफॉर्मेशन के लिए है कि इतने लोगों ने परिक्रमा चालू की है। तो उनके पास डेटा रहेगा कि एक डेटा कितने लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत से लोग लेते भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास सर्टिफिकेट है इसलिए है, अदरवाइज कोई इसको कहीं कोई पूछता भी नहीं है, रजिस्टर में लगता नहीं। सिर्फ हमें मतलब एक चीज लगती है, तो एक ब्लैंक एक मतलब बुक ले लीजिएगा, क्योंकि वो स्टैंप लगता है, स्टैंप के लिए एक ब्लैंक बुक साथ में रहना चाहिए बस, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं लगती। अच्छा, क्योंकि मेरी पहली यात्रा है, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है इसका खर्चा कितना है। इसमें भाव का खर्चा है बस, श्रद्धा का खर्चा है बस। बाकी अगर आप, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप 0 पैसे लेके निकलेंगे तो भी आपकी परिक्रमा पूरी होगी, अगर आपका भाव पूरा अच्छा है। तो सच उसमें में। ना टूर पे कुछ भी खर्चा नहीं होता है, 1 रुपया नहीं लेना है, वो जो बोट में जाते हैं, शिप में जाते, जो बता नदी रही हूँ मैं, हाँ, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे आप बोले बोट में जाते हैं, हमको शिप में जाना है, या हमको नदी जो हाँ। बैक वाटर है या तट परिवर्तन करना है जिसको बोलते हैं, उसके लिए हमको लगते हैं 250 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, ऐसे सब लोग। पर जब आप चलते हैं परिक्रमा में ना, आपको लोग खुद आके आपको 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए हाथ में देके जाते हैं। अब आप उसका कुछ भी करो, वो भाव से देके जाते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे पास 5-5 हजार रुपए हो जाते थे परिक्रमा में, अच्छा, जो दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा देते। हम और हमें एक है कि हमको उसको मना नहीं करना है, तो वो 100 रुपए कोई देके जाता है। और ये जनरली ऐसा होता है, गुजरात साइड में जब अपन हाईवे से चलते हैं ना, तो लोग ऑफिस जाते रहते हैं, तो गाड़ियां रोक रोक के फ्रूट्स, ऐसे गुजरात में बहुत सेवाएं दिल से करते हैं। एमपी वाले भी बहुत ही करते हैं, पर गुजरात वाले ऑफिस हम लोग उसी रूट पे रहते हैं, तो वो 100 रुपए, 500 रुपए फ्रूट्स की थैलियां, हालांकि हमको वो फ्रूट्स मतलब वजन हमको ही कैरी करना है, तो मना करना पड़ता है। तो एब्सोल्युटली पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसे लेके मत निकलो। वही मेरा क्वेश्चन था, और फिर भी हाँ, सेफर साइड सेफर साइड से मैं लेके नहीं, मतलब बताओ ना, आपको 2 या 3 जगह, एक आपको खर्चा आता है जब आप संकल्प पूजा करते हैं उस समय, जब, और वो भी नॉमिनल है। अब वो आप पे डिपेंड है कि कितना कराते हैं, पंडित जी कैसे मिलते हैं, पर कोई 50 लेता है, कोई 51 लेता है, कोई 101 लेता है, कोई 500 लेता है, वो डिसाइड करते हैं। इसके अलावा आपको दूसरा खर्चा आता है जब आप कन्या भोजन या कन्या पूजन कराते हैं, तो तीसरा आपको खर्चा आता है जब तट परिवर्तन करते हैं, तब लगता है आपको। और चौथा आपको लगता है जब आप छोटे छोटे जो बैक वाटर्स है ना, तो उनको क्रॉस करने के लिए बैक वाटर छोटी छोटी नाव है, तो वो नाव वाले 10 रुपए अगर लेते हैं, वो खर्चा आता है। तो मैं जब लेके, तो 5,000 रुपए से ज्यादा मैंने नहीं कैरी किए थे। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने एटीएम में मेरा क्रेडिट डेबिट कार्ड मेरे साथ रखा था, बट करने के लिए सिटी भी तो आनी चाहिए। पर मैंने एक किया था, मैंने 5,000 रुपए तो अपने साथ रखे थे, इससे सोच के, पर 10 रुपए की एक, मतलब ये एडिशन आपको बता रही हूँ, मैंने एक 10 रुपए की गड्डी ले ली थी पूरी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं मुझे किसी रूप में मैया मिले, किसी चीज में, तो मैं 10 रुपए, मतलब किसी कन्या भोजन कराया तो 10 लोगों को कराया, वो दे दूं, तो मतलब ये दान करने के हिसाब से मैंने लिए थे, तो वो एक मैंने कैरी किए थे। अदरवाइज अगर आप बिना पैसे के भी जाते हैं तो कोई नहीं, आपकी परिक्रमा आधी रहती है, ऐसा नहीं होता, हो ही जाती है। बट 5,000 रुपए मुझे लगता है मोर देन इनफ है, कोई चोरी का भी डर नहीं है वहां पे कि कोई पैसे चुरा लेगा, है ही 5,000, क्या कोई चुरा लेगा ऐसे, तो वहां चोरी का भी डर नहीं है। अच्छा, चलो मैंने कार्ड बना दिया, ठीक है, कितने पैसे लेने थे वो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ, तो पहले मेरा सवाल ये रहता है, जब मैं यात्रा कोई शुरू करूंगा, कि मुझे रास्ता कहाँ से मालूम पड़ेगा, कौन से रूट से जाना है, कौन से आश्रम में पहले रुकना है, उसके आगे तो कौन से आश्रम रहेंगे। तो आपने एक बुक का नाम रेफर किया था,
कि आप अगर, क्योंकि मैंने देखा हुआ है यूट्यूब में कि काफी लोग कोई बुक रेफर करते हैं कि आगे कौन से गांव रहेंगे, कितने किलोमीटर पे, तो आप क्योंकि खुद करके आए हैं, आप कौन सा बुक रेफर करेंगे हमको लेने के लिए, और वो कहाँ से मिलेगी? अच्छा, एक तो आश्रम, जिस आश्रम में अपन जाते हैं उसके वहां के जो आश्रमधारी है वो आपको आगे का खुद ही बता देते हैं, और पीछे का भी वही बता देते हैं कि आप यहाँ से यहाँ इतने किलोमीटर तक आए हो, आप और आगे इतने जा सकते हो। तो अगर आपके पास मार्गदर्शिका, जो बुक का नाम है मार्गदर्शिका, नहीं भी है तो कोई बहुत बड़ा ऊंचा नहीं आने वाला है, क्योंकि मार्गदर्शिका देखने के बाद भी डिस्टेंस मैच नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं, वहां भी पूछते हैं कितना दूर है, 2 किलोमीटर, और वो जो 2 किलोमीटर बोलते हैं वो 8-8 किलोमीटर तक भी नहीं जाते हैं। तो वो थोड़ा डिस्टेंस अलग है, सिर्फ गाँव की इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है। आप कह रहे हो, नहीं सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, जो मार्गदर्शिका आपने बताई तो उसमें जो किलोमीटर दिए होते हैं उसमें वेरिएशन रहते हैं? थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा है वेरिएशन, मतलब एग्जैक्ट वैसे ही नहीं है। अगर 12 लिखा है तो 15 होगा या 18 होगा, तो हम उस हिसाब से उस पर इतना डिपेंड रहे। और वो भी क्या है, अब आप जब चलेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने रोड से जाना है या जिस मार्गदर्शिका देख के जाना है, पर आप जब वहां जाते हो ना तो आश्रम पे कहीं चाय पे रुके, बाबा जी यहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ से शॉर्टकट है, यहाँ से निकल जाओ, तो हमारा वो बच जाता है। तो हम जहाँ डेस्टिनेशन हमने जो सोचा है वो डिस्टेंस निकल गया, बच गया। हाँ, तो हम आगे निकल जाते हैं। तो वहां पे मार्गदर्शिका मतलब मैया ही मार्गदर्शिका है एक तो, और सब जगह पे पूरे परिक्रमा, मतलब पूरे परिक्रमा में ऐसे एरो लगे हुए, बोर्ड लगे हुए, परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। सबसे बुरी बात ऐसी है कि कहीं कहीं पे जो, मतलब ये आश्रमधारी खुद ही बेचारे परिक्रमा मार्ग हाथ से पेंट करके बोर्ड लगा के रख देते हैं, और ये जो भंगार वाले ना वो बोर्ड निकाल दिया उन्होंने और बेच दिया है। वहां थोड़ा कंफ्यूज होता है, जहाँ पे फिर मैया भी शायद अपन 3 बार मैया को आवाज दो तो कोई ना कोई प्रकट हो ही जाता है अपने लिए। पर जो मार्गदर्शिका मैं सजेस्ट करूंगी आपको वो है एक सीमा चौधरी की है, जिन्होंने मैंने उनका पॉडकास्ट भी लिया है अपने चैनल पे। तो उन्होंने क्या थॉट प्रोसेस थे उनकी, कैसे बनाया उन्होंने, क्या मतलब, पर उनसे अभी जस्ट मेरी परसों बात हुई तो मैं उनको बोली आपकी पुस्तक दे दो, मेरे को किसी को देना है। तो इस बार सीमा दीदी ने क्या किया है, जो कि पूरे नर्मदा खंड में सभी जानते हैं सीमा दीदी को, तो उन्होंने इस बार क्या कर दिया, पीडीएफ बना दी है। तो अभी जैसे पीडीएफ आएगी तो मैं अपने चैनल पे भी डालूंगी और आप लोग को भी दे दूंगी। तो पीडीएफ कभी भी आप खोल के देख सकते हो। अच्छा। बुक में क्या होता है, थोड़ा नहीं बोलो तो भी थोड़ा वेट हो जाता है, तो उतना भी वजन क्यों हम कैरी करें। और बुक फिर आप मतलब ये मार्ग अलग है, फिर वो करो, ऐसे ऐसे बहुत सारी बुक है जो ऐसे लिखी है जिला वाइज, ये नरसिंहपुर जिला है या ये जिले वाइज है, पर मेरे ख्याल से ये बुक से पीडीएफ रहेगा आपके साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास बुक आ गई, अब चलने की तैयारी है मेरी। तो काफी मैंने देखे हैं चैनल्स पे, कोई लोग कहते हैं शू पहन के चलो, कोई बोलते हैं सैंडल पहन के चलो, और कोई लोग बोलते हैं कि हमको तो नंगे पैर जाना है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे कि एक्चुअली आपके हिसाब से क्या रिकमेंडेशन है, क्या रिकमेंडेड है? और जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको बिना चंपल के जाना है ना, वो वाकई क्या वो सिर्फ पहले स्टार्टिंग में जोश होता है, या एक ऐसा रहता है, श्रद्धा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, श्रद्धा सबकी रहती है, बट फिर वो कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाते हैं, खून निकलता है, कांटे चुभ जाते हैं, पैर फट जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आदमी को एक्चुअली क्या पहन के जाए तो सही रहेगा, शू, सैंडल, या फिर जो नंगे पैर जो लोग जाते? तो मैं मेरे ये तीनों का अनुभव मैं मेरा खुद का बताती हूँ, मतलब मैं किसी और के देख के नहीं बताती। मैंने स्टार्ट किया था, मैंने शूज से किया था, मैंने बढ़िया से ब्रांडेड शूज ले लिए थे, और मैंने सोचा था कि अपने को इतना लंबा चलना है तो अच्छे शूज ले लो, पर मैया को शायद वो पसंद नहीं था। तो एक जगह आके वो शूज ऐसे स्टक हो गए कि मुझे वो वहीं ड्रॉप करने पड़े। और वहां पे एक रास्ता है, मतलब कैसा है, खेत में से जाते हैं अपन, तो खेत में स्प्रिंकल्स है, तो स्प्रिंकल का जो पानी खेत में आता है तो वहां इतना कीचड़ हो जाता है कि अगर वो शूज में पहन के कीचड़ में से तो निकल जाओगे पर वो सूखते नहीं है। तो वो दूसरे दिन आपको वो गीले शूज में से फिर पैरों को तकलीफ होती है, क्योंकि पैरों में चल चल के इतना फ्रिक्शन हो जाता है, इतनी गर्माहट आ जाती है, फोड़े तो सबको आते ही हैं। तो वो शूज में और बंद में ना, और वो मॉइस्चर पकड़ता है, तो बेटर है शूज से ज्यादा फ्लोटर आते हैं। फ्लोटर्स अगर आप पहनते हैं, मतलब सॉक्स के साथ ही पहनो, क्योंकि फ्लोटर का भी रबर है ना आखिर वो, तो फ्लोटर्स अगर सॉक्स के साथ पहनेंगे, ये मेरा अनुभव इसलिए बोलती है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे छोटे फोड़े और इतने आते हैं, और फोड़े, और वो फोड़े फोड़ने के लिए लोग तो ऐसे हाथ से पिन से फोड़ देते। वहां पे ये अपना रुई का झाड़ बोलते हैं, गाँव के लोग इतने होशियार होते हैं, हम लोग शहर के लोग क्रीम लगाते हैं, गाँव के लोग वो रुई का झाड़ होता है उसको ही तोड़ते हैं, उसी का दूध उसके ऊपर स्टिक करते हैं और एक कपड़ा बांध देते हैं, 5 मिनट रख देते हैं, नेक्स्ट डे वो फोड़ गायब हो जाता है बिना कुछ फोड़े। रुई का झाड़। तो ये अगर आपको रास्ते में, और रास्ते में कोई भी बताएगा, क्योंकि वहां पे
जगह जगह लगे हुए हैं। तो फ्लोटर सबसे अच्छे हैं क्योंकि वो सूख भी जल्दी जाते हैं, वो ओपन भी रहते हैं, एरिएशन भी उसमें अच्छा मिलता है, कहीं ठोकर भी नहीं लगती है। और दूसरा मतलब खेत में से जाने के लिए सबसे अच्छा रहता है। दूसरा जब सुबह अपन निकलते हैं ना, तो सुबह ना मॉइस्चर बहुत रहता है, तो पूरे पैर और पूरा साइड, जैसे आप किसी खेत में से जा रहे हैं तो ये चलते समय तो आप जोश में निकलते हैं, पर जब आप पूरा खेत निकल जाते हो, पता चला है वो ड्यू ड्रॉप्स है ना, वो सारे आपको पूरे दोनों साइड से गीले कर देते हैं, आपके पूरे शूज गीले हो जाते हैं। तो फ्लोटर बेस्ट है। फ्लोटर और जो सबसे नंगे बेस्ट पैर है। जाते हैं, हाँ, यही सवाल मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो मैं आपको बताऊं सब, जिन्होंने अगर मन्नत नहीं मानी है तो ठीक है, वो लोग निकले, मतलब अगर मन्नत मानी है तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। बट अगर मन्नत नहीं मानी है तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके दिल से ख्वाहिश है कि आपको बिना चप्पल के चलना है, नंगे पैर चलना है, तो आप चलिए। पर चलने के पहले, परिक्रमा शुरू करने के पहले आप मैया में अपने पैरों को इमर्स कर दीजिए और मैया को ही बोलिए कि ये मैंने आज से ऐसा निर्णय लिया है, अब आगे तू देख। अगर तू चाहती है कि मैं ये शूज पहनूं, तू चाहती है कि मैं चप्पल पहनूं, तो किसी के थ्रू मुझे दिलवा दे। अगर क्योंकि आप, और डोंट बी सो स्टबन कि नहीं अब मैंने बोला है तो मैं बिना शूज का ही चलूंगा, तो आप वो भैया, अगर कोई आपको वहां पे दे रहा है कि नहीं आपको शूज, बाबा जी शूज ले लो, तो आप शूज ले लो। किसी ने कहा कि नहीं मत पहनो, तो आप मत पहनो, क्योंकि वहां मैया बोलती है किसी और के थ्रू, हम सिर्फ उसकी सुनना है। डोंट बी सो स्टबन कि नहीं अब मैंने ये प्रण ही ले लिया है ऐसा। तो मैं मतलब मुझे बहुत ये लगता है कि थोड़ा उनका भी सुनो, है ना। मैंने चलना शुरू किया फ्लोटर के साथ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जो भी मैं बैक बुक लो या कुछ भी लो तो किलोमीटर्स पे वेरिएशन होते ही है। और मैंने ये भी देखा है कि काफी लोग फिर सूर्यास्त होने के बाद भी वो टॉर्च के साथ रास्ता ढूंढते ढूंढते आगे आश्रम में भी जाते हैं, क्योंकि लेट हो जाते हैं। तो मान लो अगर मैं 4 बजे तक कोई आश्रम में पहुंच गया हूँ, अभी भी सूर्य है, रोशनी है, और बुक में मुझे दिखाई देता है कि अगले जो आश्रम है वो 5 किलोमीटर पे है, 4 किलोमीटर पे है, तो जो आपका एक्सपीरियंस है, कितना किलोमीटर अगर हो तो आदमी 4 बजे के बाद आगे जाने की कोशिश करे आश्रम छोड़ के, नहीं तो फिर जहां पे वहां पे आसन लगा दे ताकि वो सनसेट में अटके ना। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हम आज नहीं लग रहा है, शुरू में हम जब चलते हैं तो पहला पहला तो हम पड़ाव 10-12 किलोमीटर डेली चलते हैं। बाद में जब वो लालच लग जाती है ना, तो जब एक बार आप 28 किलोमीटर क्रॉस कर लेते हो, 22 किलोमीटर तक तो आप में कैपेसिटी रहती है। जिस दिन आप 28-30 किलोमीटर चल जाते हो, आपको लगता है फिर आपका कैलकुलेशन गणित शुरू हो जाता है वहां पे। ये यहाँ पे बैठ के नहीं लग रहा है, और आज हम थॉट प्रोसेस में नहीं है, और सच्ची बता रहे, जब वहां जाते हैं ना, अपने आप वो गणित शुरू हो जाता है अपना, कि मेरा 28 किलोमीटर आज चलूं, कल 32 चलूंगा, फिर 35 चलूंगा, फिर ऐसे। तो उस लालच में ना वहां के आश्रमधारी भी बहुत चिल्लाते हैं हम पे, क्योंकि वो आश्रमधारी तब खाना बनाता है जब आप लोग आते हैं। वो अंदाज लेता है कि 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, उस हिसाब से खाना बनाए तो उसको तकलीफ ना हो, क्योंकि हम परिक्रमा कर रहे हैं, उसको तकलीफ नहीं देना है हमें। तो जब आप ऐसा कोशिश, मेरा ये सबको कहना होगा कि आप 4 बजे बाद, 4 से 4:30 बजे के बाद आपको जो नियरेस्ट आश्रम दिखे आप रुक जाओ। आप आधा घंटा बचा के, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारने वाले हम कि मैंने आधा घंटा बचा लिया अब मैं कल इतना कम चलना पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जो मैया आपको रुकवा रही है, आदेश दे रही है, और अगर सब रुक रहे हैं आप रुक जाओ। क्योंकि वहां के अगर आप पूछोगे ना कि अगला आश्रम कितनी दूर है, वो बताता है कि यही यहाँ से पास में, ये दो आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे। वो आधा घंटा बोल रहा है क्योंकि वो बाइक पे जाता है, हमको ही समझता नहीं है। दूसरे को पूछते हैं आप कितना, ये आपका 1 घंटा लगेगा, क्योंकि वो बैलगाड़ी में जाता है। उनको ये हमारे साथ कैलकुलेशन नहीं है, हम ट्रेन बस वाले जो लोगों का, तो उनको ये वो अपने हिसाब से बताते हैं। अगर उसने बोला आधा घंटा है, पर हमको शायद 2 घंटा लगेगा। और रात में मैंने भी पूरे परिक्रमा में एक ही बार रात में ट्रैवल किया था, क्योंकि मैं थोड़ी लालच में आ गई थी कि ओंकारेश्वर पहुंचू। मेरा जिस दिन पहुंचना था उस दिन महाशिवरात्रि थी, इस लालच में। तो ट्रक बस इतने फास्ट जाते हैं, तो 4:30 के बाद आप कहीं भी हो ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। 4:30 के बाद तो ढूंढ ही लेना चाहिए कि बस इसके बाद मुझे, क्योंकि 4:30 बजे आप ढूंढना शुरू करते हो ना आश्रम, उसके बाद आपको 1 घंटा और जाता है। फिर आश्रम में एक बार पहुंच गए आप 5:30 बजे या 6 बजे पहुंच गए, तो यहाँ लगता है, पर वहां थोड़ा सा जल्दी से अंधेरा होता है। फिर आप रख के आसन लगाते हो, चाय पीते हो, उतनी देर में आधा घंटा जाता है। फिर आप मैया की पूजा वगैरह करते हो, उसमें 1 घंटा जाता है। फिर वो आश्रमधारी सेवा करता है, वो बनाता है, करने में 8:30 कब बजते हैं और आपको सोने का टाइम हो जाता है। यहाँ 10 बजते, पर वहाँ 8, 8:15 बजे। तो यानी 4:30-5 बजे के उसमें जो आश्रम मिले वहां पे जो अटके वहां पे फिर बैठ जाना, वहां पे आसन लगा देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जनरली लोग अक्टूबर या नवंबर में जाना शुरू करेंगे, दशहरे के बाद अक्टूबर और देवउठनी नवंबर में।
तो आस्ते आस्ते यानी आप देखने जाओ तो ठंडी के दिन शुरू हो जाते हैं। तो जो ब्लैंकेट जैसे गर्म कपड़े जो होते हैं वो क्या आश्रम में अवेलेबल होते हैं कि आपको घर से ब्लैंकेट और ये सब लेके जाना पड़ता हाँ, ये ना अपने सिर्फ एक पतली सी शॉल लिया तो इनफ है, क्योंकि वो जो आसन है वो भी हमको खोलना नहीं पड़ता। आजकल तो सारे आश्रमों में इतनी व्यवस्था है कि वो जो आप मैं आपको भाई बता रही हूँ वो है प्रोवाइड करते हैं, है? तो आपको वो भी नहीं कैरी करना पड़ता है। ब्लैंकेट्स वो प्रोवाइड करते हैं, कितने खोलने के लिए वो ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं। प्लस आपको अगर बहुत ठंड लगती है तो आपका स्लीपिंग बैग आप कैरी कर Sleeping लो। हाँ, क्योंकि कई किसी को नहीं सहन होती ठंड, जैसे मुझे जब मतलब कुछ कुछ एरिया में जनवरी वगैरह में बहुत ठंड है तो स्लीपिंग बैग काम में आती है। प्लस आज वहां पे डोनेट भी करते हैं, आपको ब्लैंकेट भी डोनेट करते हैं। वहां का जो मटेरियल है वो इतना हल्का मटेरियल है कि आप किसमें रहता है, तो आश्रम वाले खुद ही डोनेट करते हैं आपको वहां आके। तो जहाँ पे आपको ठंड लगने वाली है मैया व्यवस्था करा देती है, आपको वो आश्रम वाले डोनेट कर देते हैं, आपने ले लेना है। फिर मना नहीं करना है कि मेरे पास है, आप ले लो, आप लेके चाहे दूसरे आश्रम में रख दो वहां पे पर ले लो। हाँ, हम जैसे बोलते हैं ना हर दिन हो उतना एक समान। अगर मैं कोई आश्रम में जाता हूँ, वो आश्रम में यहाँ पे स्पेस नहीं है, पूरा फुल है, या वो आश्रम ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, अलाउड ही नहीं किया कि नहीं आपको यहाँ पे रुक नहीं सकते हो, और शाम हो गई और मुझे पता है कि अभी यहाँ कुछ है ही नहीं चांस, आगे जो गांव है वो 10-15 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर के बाद ही है, और ऑलरेडी सनसेट हो चुका है और आश्रम वाला मुझे ना बोल रहा है लेने के लिए। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए परिक्रमा से? एक्चुअली ऐसा रेयर केस में होता है कि आश्रमधारी ना बोल देता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, पर एक बार मुझे आश्रम वालों ने मना कर दिया, नहीं है चलो निकल जाओ, तो वो नदी पार करके फिर उस समय सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, और ये बहुत रेयर होता है। तो मेरे पास तब 2 ही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन कहने से मतलब कि आपको वहां, मैं जब मना किया उसने बाहर निकली, नदी क्रॉस करके उस साइड गई, तो वहां पे एक घंटी की आवाज सुनाई दी मुझे। तो आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, कोई भी मंदिर में चले जाओ, आप मंदिर में आसन लगा के रह सकते हो, कोई डर की बात नहीं है कि मैं अकेली लेडीज हूँ या अकेला जेंट्स हूँ। आप वहां पे देखेंगे तो परिक्रमा से आ ही जाएंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आपको कोई ना कोई आके आपको कुछ ना कुछ खाने को वहां पर खुद ही वहां के लोग ही आ जाते हैं। तो आपको वो भी चिंता नहीं करनी कि रात को मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो खाना ही नहीं आता है, मैं कहाँ से किसी के 5 घर भिक्षा मांगनी, वो भी कुछ जरूरत नहीं होती। वही आसपास के गाँव के लोग आते हैं, आपको पूछ लेते हैं और दे देते हैं। दूसरा, एक तो जैसे मंदिर का हो गया, और दूसरा जहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं है तो गृहस्थ सेवाएं इतनी चलती है कि डिंडोरी वगैरह में या शूलपानी में या और कहीं डिस्टेंस बहुत, जो सिटी में है तो वहां आश्रम पास पास है, पर बाकी जो ऐसे बैकवर्ड एरिया है ना, वहां पे आश्रम एक यहाँ है और दूसरा बहुत दूर है। तो उस बीच में अगर आप थक गए, अब मेरे से नहीं चला जा रहा है, या आप आज मेरे को नहीं तबीयत है, आपको रुकना है, आप किसी भी घर में, किसी के भी घर में नॉक नहीं करने जरूरत नहीं, जहाँ के आप सीधे पूछ लो कि माता राम, मैया जी आज हम यहाँ रह जाए, वो आपको खुशी खुशी अपने घर में रख लेते हैं। तो आपको ऐसी कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि अब ये नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसी के भी घर में रख लो, खुशी खुशी आपको रखवाता है। यही मेरे को अच्छा लगता है, देखो उसने कभी जिंदगी में हमको देखा नहीं है, आगे देखेगा भी नहीं, और वो अपने घर पे रखवाता है। अपने घर में हाँ, और कितना कॉन्फिडेंट, हाँ बोलते हैं मोबाइल चार्ज कर लो, मैं ये खाना खा लो, चाय बना लो, वो पूरे खुलेआम, हमारे ऊपर उसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है कि क्या करना है। वो अपने घर में आपको खुलेआम छोड़ देते हैं कि आपको जो करना है करो, उल्टा प्यार से खिलाता है। ये सिर्फ नर्मदा के खंड में ही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं है। यहाँ पे तो लिखा हुआ रहता है आप मुस्कुराइए आपके मेरा की नजर में है। हाँ, वो सब है उधर। अच्छा, आगे जाते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन आ रहा है। हर इंसान आकर, जैसे मैंने बोला मैं कंटिन्यू मैंने चालू कर दी, अब नए नए जो लोग होते हैं ना, जैसे मैं हूँ, तो उसमें जोश रहता है कि जल्द से जल्द खत्म करूं, क्योंकि ऐसे आपको यात्री मिल जाते हैं जो बोलते हैं अरे मैंने 108 दिन में कर ली, 101 दिन में कर ली, 111 दिन में कर ली, तो आदमी चलता है, लेकिन आखिर ये बॉडी है, उसको कहीं ना कहीं रेस्ट की जरूरत है। तो मेरे 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों कंबाइन कर लेता हूँ। एक ये है कि काफी लोग बोलते हैं कि पूनम और अमावस्या के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो ये मैंडेटरी, कंपल्सरी है कि यात्रा नहीं करनी चाहिए? और दूसरा, आपके हिसाब से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो परिक्रमावासी को कितने दिनों के बाद 1 दिन का रेस्ट लेना चाहिए, या फिर उस दिन वो 5-6 किलोमीटर करके बैठ जाए, क्योंकि आखिर वो मशीन नहीं है, नहीं तो जोश में कर करके फिर ऐसा ना हो जाए बीमार हो जाए, एग्जॉस्टेड हो जाए और फिर 10 दिन बैठा रहे बीमार होकर। तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे जैसे नए लोगों को? तो मैं बताऊं, जैसे जैसे ये किसी ने परिक्रमा, ऐसे कोई रूल रेगुलेशन बने हुए नहीं है, पर किसी ने तो भी ये बना दिया है कि पूर्णिमा अमावस्या को आपको वहां पे रुकना है। तो वो शायद इसीलिए बनाया होगा कि आपकी जो जो मशीन जो चल रही है, कि दैट बॉडी नीड्स सम रेस्ट, तो आप रुकिए कहीं पूर्णिमा और अमावस्या को,
इसलिए भी रुकते हैं कि वहां पे उस दिन सारे ऐसे, मतलब मैंने सुना है ऐसे कि वहां पे सारे देवी देवताएं उस दिन वहां पे रहते हैं। तो आप जहां भी जिस भी स्थान पे है वहां रुक के मैया की साधना करो, वहां के वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करो, तो आपको सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद लगेगा। ऐसा वहां के हमको संत ने बताया था। तो पूर्णिमा अमावस्या अगर 15-15 दिन में आती है तो आप रुक जाते तो आपको मिल जाती। इसके अलावा एकादशी मैंने 11 जिसको बोलते हैं, 11 पे भी रुकने का प्रथा है। 11 में लोग उपवास भी करते हैं। हाँ, मतलब जिसे हम यहाँ उपवास बोलते हैं उसको फलाहारी बोलते हैं। तो अगर फलाहारी करते हैं तो उस दिन आप, क्योंकि खाया नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहती है, तो ह्यूमन बॉडी ना, तो इतनी खाई हुई नहीं रहती बॉडी, कुछ नहीं, हम लोग इतना सिर्फ पानी पी के चलते हैं। तो उस दिन आप अपने बॉडी को रेस्ट इसलिए दो कि जहां जिस स्थान पे हो उसका इंपॉर्टेंस, उसका महत्व, उसका वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करो, इसलिए ये कहा जाता है कि रुको। प्लस इसमें मैं एक और एडिशनल एक कहना चाहूंगी कि जो लेडीज हैं उनको जो ये हमारे मासिक धर्म आता है उसमें 5 दिन रेस्ट करने के लिए ऐसा कहीं रूल्स नहीं है। बट जैसे मैंने अपना एक वीडियो बनाया है ये वाला, उसमें मैंने बताया कि मासिक धर्म में ये जो लेडीज को 5 दिन अगर आप रुकना चाहते हैं तो आश्रमधारियों को जरूर 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 बता दीजिए। क्योंकि हमको, मैं नहीं मानती हूँ, कुछ नहीं होता, मैं कोई अपवित्र नहीं, पर आपके भाव अलग है, वहां के आश्रमधारी संत की भाव अलग है। वो ब्रह्मचार्य पाल के रखा, उन्होंने सब छोड़ के जो जिस साधना में लगे, हमको उनको खंडित नहीं करना है। तो महिलाएं उनको जरूर बता दें आश्रमधारियों को कि मुझे विश्रांति की जरूरत है, वो खुद ही व्यवस्था कर देते हैं। अगर उनके यहाँ जगह नहीं है तो वो आपको वहां के सरपंच की जगह व्यवस्था कर देते हैं जहाँ पे आप रुक सकती है। आप अगर आपके हस्बैंड के साथ है तो हस्बैंड को वो आश्रम में रख लेते, आपको भी वहां पे किसी सरपंच के घर कहीं व्यवस्था कर ही देते हैं आपकी। और अगर आप चलना चाहें तो मैया का कोई रूल नहीं है कि आपको रुकना ही है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि मैं तब, और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपको लगता है खुद ही अंदर से, जैसे मुझे चौरास घाट पे लगा था, क्योंकि वो कुटिया है और कुटिया के सामने, अभी आप भी बोलोगे, आप जाके मुझे फोन भी करोगे वहां पे, कि वो कुटिया इतनी सुंदर है और उसके सामने मतलब इतने सामने मैया बह रही है और इधर सनसेट हो रहा है, सुबह का माहौल, और वो धूप आए हुए, क्या बोलते हैं उसको, फॉग आया हुआ है, और मैया इतने शांत इसमें बह रही है कि आपको से लगता है कि मैं आज सिर्फ मैया के साथ बैठूं और उससे बात करूं। मेरे को मैया से दुख भी शेयर नहीं करना है, मेरे को सिर्फ उसको निहारना है। और जब आप उसको निहारते हो ना, मैं सच्ची बता रही हूँ संजय भैया आपको, जब आप मैया को निहारते हो ना, आप अपने दुखों को दूर बहता हुआ पाते हो। सच्ची, आज मैं बोल रही हूँ तो मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो सीन चौरास घाट, जिससे परिक्रमा के पूछना, आप खुद वहां रुकोगे तो जहां आपको ऐसा मन करे कि नहीं यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स है, वहां रुक जाना, सारी एब्जॉर्ब करना, क्योंकि ये एक क्षण है, ये फिर नहीं आने वाला है आपकी जिंदगी में। तो वो हर एक पल पल का आप एनर्जी ले लो। एक बार आप फिर से इस दुनिया में आ जाएंगे ना, फिर आप थोड़े फ्रिक्वेंटली जाते हैं, और वो चीज जो उस जर्नी में जो जो आनंद है ना, वो फिर नहीं मिलता है। अच्छा, मुझे इससे को रिलेटेड है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लेडीज के सवाल मैं नहीं पूछूंगा मर्यादा के हिसाब से, पर अगर आपने रेस कर लिया तो उसमें अगर कुछ कनेक्ट रहता है तो मैं फिर इसमें कंटिन्यू करूंगा। अभी जैसे आपने बताया कि किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है मंथली, तो वो 5 दिन वहां पे बैठी रहेगी कि फिर वो वॉक करती है? नहीं, वो अपना डेली रूटीन का काम कर सकती है, जाप कर सकती है, जप कर सकती है, साधना कर सकती है, यात्रा में चल सकती है। हाँ, मैंने ये मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे यात्रा में काफी परिक्रमावासी होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ, वैसे कितने ही लोग होंगे जो अकेले जाएंगे, आप भी शायद अकेले गए होंगे, काफी लोग अकेले, फिर वहां पे उनका ग्रुप बन जाता है, क्योंकि सपोर्ट चाहिए एक दूसरे के साथ चलने में, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे क्या है। तो कहाँ पे सपोज अगर कोई परिक्रमावासी, कोई लेडीज साथ में चल रही है, तो जो यात्री उसके साथ जा रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या करे? अगर वो जो आपने पीरियड बताया, पर्टिकुलर पीरियड में अगर वो लड़की या लेडीज है, मैया ही बोल सकते हैं, वो अगर है तो उस टाइम पे उसके साथ जा सकते हैं हम लोग कि उस एक डिस्टेंस मेंटेन करके? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पीरियड्स में है इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना है। वैसे भी आप अगर पति पत्नी भी साथ जा रहे हैं, या 2 दोस्त भी जा रहे हैं, 2 भाई भी जा रहे हैं, तो भी ये सभी जानते हैं, और मैं भी मानती हूँ इसलिए कि आप डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि वी आर ह्यूमन। आज साथ में चल रहे हैं, थोड़े टाइम नामस्मरण कर रहे हैं, थोड़े टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, उसके बाद तू क्या जॉब करता था, इसकी सास क्या करती है, उसका, वो घर की बातें आती है, गृहस्थ चीजें हमारे में ना घुसे। जब आप अकेले में रहते हो तो आपका ऑरा पूरा मैया में रहता है। तो मैं, कोई भी साथ जाए तो आप किसी से भी 1-1.5 किलोमीटर का, 1.5 तो बहुत ज्यादा हो गया,
एटलीस्ट आप आंखों के नजर में रहे, इतना दूरी बना के ही चलो, क्योंकि आप खुद को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। सही बात। तो जब तक कि आप अकेले नहीं रहोगे, आप अंतर्मुख नहीं होगे, तब तक खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो वैसे भी अकेले चलो। रहा सवाल की जो पीरियड्स में लड़कियां जाती हैं तो वो चलती हैं, तो डिस्टेंस डिफरेंस रखना चाहिए, तो वैसे भी रखना चाहिए। बस उसको ये सावधानी रखनी है कि वो जो आप मैया लेके चल रहे हैं आपके राइट साइड में आप लोगे, वो खुद नहीं कैरी करे, वो किसी को दे दे, ऐसा वहां पे मान लो। उसके साथ जो चल रहा है वो उसको दे दे विश्वास पे कि आप ले लोगे, हाँ। और फिर पर्टिकुलर डेज के बाद वापस उसको हैंड ओवर वापस कर देते हैं। और दोनों टाइम जो सुबह शाम जो आरती और अष्टक बोलते हैं, तो वो जो आदमी करता है तो इनकी भी करेगा, ऐसा रख के। अच्छा, उसके उसमें खंड नहीं आएगा। ठीक है। अब कुछ सवाल है जिसका शॉर्टकट में एक एक लाइन आप जवाब दे देना जहाँ पे आपको लगे। आपने बता तो दिया वैसे ये इसमें कि अगर आदमी जब जा रहा है तो काफी बार आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हो कि ये गली में से निकल जाओ, यात्रा इजी पड़ जाएगी, जहाँ कहाँ पे, जैसे आपने बताया बंगाल वाले ने निकाल दिया। तो मान लो मैं जा रहा हूँ कोई जंगल या खेत है, और वहां पे मैंने जो देखे हुए वीडियोस में कि दूर दूर तक कुछ नामो निशान नहीं है, तो उसमें से आप लोग कैसे रास्ता फिर ढूंढ लेते हो कि ये यात्रा ये शॉर्टकट है या यहाँ से जाना है विदाउट मार्क? अगर मार्किंग नहीं है तो फिर वो कैसे आप लोग निकाल लेते हो रास्ता? एक्चुअली वो मतलब चल चल के परिक्रमा वास्तव में पगडंडी बना दी है वहां पे, तो आपको ढूंढना ही नहीं पड़ता, वो पगडंडी है ही। ऐसा तो नहीं यहाँ पे 3-4 पगडंडी दिखाई दे रही है। हाँ, तो मतलब इससे लॉजिकली एक बात बताऊं, जहाँ पे हमने परिक्रमा वासी ने इतना नर्मदा परिक्रमा को इतना गंदा करके रख दिया है ना, प्लास्टिक से और विमल से और बीड़ी से और पार्ले जी के बिस्किटों से, तो मैं आपके साथ हम भी कई जगह भटके हैं। तो जिस रास्ते पे पार्ले जी के बिस्किट के पूरे दिखते हैं हमको, जहाँ पे विमल के पाउच दिखते हैं, वही रास्ता है। हम ऐसे करके हमने रास्ता पकड़ा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पर ये हमारी गलती है, हम परिक्रमावासियों की, कि हमको मिलते हैं और हम यही फाड़ते हैं, खाते हैं और फेंक देते हैं। ये हमारी गलती है। तो हम लोग डस्टबिन में या उसमें नहीं डालते? कोई नहीं डालता है, या साथ में मिला के जला डालो, ऐसा नहीं? वही वो ये प्यार है। अगर मैया से, तो मैया से पूरी तरह से प्यार करो। पानी में वो प्लास्टिक के दिए भी डाल देते हैं, वो भी गलत है। दिए वहां इतने अच्छे सारे क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो बड़े बड़े पत्ते हैं पलास के पौधे, उसको फोल्ड करके उसमें दिया लगा दिया तो भी दिया चले जाता है। तो ये परिक्रमा का मार्ग है। और कई जगह मैया खुद आपको ऐसी जगह स्टक कर देती है कि जहाँ पे कोई नहीं होता है, अकेले होते हैं, आप सिर्फ नर्मदे हाथ चलाते हैं, तो मैया आके आपको रास्ता बता दिए। वो आपके कुछ अच्छे के लिए होता है वो। अच्छा, अब मैं लोटा लगा के मंदिर में भी गया, शाम को 5 बजे पहुंच भी गया, पूजा पाठ भी कर लिया। अब मुझे ये बताइए, जो पूजा बोलते हैं वो क्या कंपलसरी रहती है? कि अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरे लिए परिक्रमा ही मेरी पूजा है या नाम स्मरण ही पूजा है, मुझे दिया रख के, या मुझे ये है कि मैंने मैया को रख के या उनका फोटो और जो जल है मैया साक्षात बैठी हुई है, मैं आंख बंद करके ध्यान करूं और पर्टिकुलर नंबर्स तक मेरे को जो भी करना है, मैं वैसे भी पूजा कर सकता हूँ कि दिया और ये सब करना जरूरी है? बहुत 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 बढ़िया सवाल किया आपने। ये सच्ची क्या है मन में भाव में, जैसे आपको पहले बताया, सिर्फ भाव ही महत्व है। हमने खुद ने एक ऐसा बना लिया है कि जब तक कि हमारे यहाँ मूर्ति नहीं दिखेगी, हमारा भाव नहीं दिखेगा। अगर आपका आध्यात्मिक केवल उतना हाई है कि मैं आंख बंद कर लूं तो भी मेरे सामने वो दिख रहा है, मानस पूजा भी कर ली तो भी उतना ही आपको पुण्य मिलने वाला है जितना आप आरती में क्योंकि मुझे वो बेड चाल में नहीं जाना है कि किसी ने मंदिर का घंट बजाया तो मुझे भी बजाना है। अगर मेरे सामने मैया की जो पानी है, जल है, उसको मैं रख के अगर मैं आंख बंद करके उतना ही मैं ध्यान धर रहा हूँ, तो वो इनफ है कि नहीं मुझे फिर वही कपूर और आरती और सब कुछ करना ही बहुत है? बढ़िया। ये अपनी अपनी श्रद्धा पे है, जिसकी श्रद्धा है। इसलिए क्योंकि आप जब आप जाएंगे ना, वहां देखोगे लोग 3:30 बजे से उठ के वो नरमा मैया की हिंदी आरती इतनी जोर जोर से सब घंटी बजा बजा के शुरू कर देते हैं, तो उसमें हमारे भी नींद सब खुली जाती है। पर ऐसे कुछ नहीं है कि जितना मैं ज्यादा घंटी बजाऊंगा, जितना जल्दी झांझ करूंगा, उतना मैया प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं। मानस पूजा भी उतना ही मैया को पहुंचती है, पर हमको एक मूर्ति लगती है आंखों के सामने, क्योंकि अपने भाव निकल लेंगे। अगर अपना लेवल इतना हाई है कि मैं मैया को स्मरण मात्र से और मानस पूजा से पूजा कर सकता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छे। मेरे साथ ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने दिया नहीं मैया के, अगर कुछ अगरबत्ती कुछ नहीं लगाया, और जब मैया पास में रहते तो मैया के पास बैठ के ही ध्यान लगा लेते। मैया पास नहीं है, दूर है, तो सिर्फ जिस मंदिर में रुकते वहां जाके वो मेडिटेशन करते थे। तो ऐसा नहीं उनके ऊपर प्रसन्न नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है, अपने भाव पे है। आप अगर बिल्कुल अच्छा है, मतलब अगर कुछ ना करना चाहे, ये हम वहां गंदा ही करके आते हैं। मतलब मैं आपको बता, मतलब मेरे को तो बहुत मराठी में एक वर्ड है किड़स, वो किड़स आती है। आप दिया लगाते हो, तेल ऐसे घी लगा के दिया में लेते हो और बाद में आपके हाथ में तेल क्या करो, तो वो ऐसे पोंछ देते दीवार की।
तो क्या मतलब बनता है किसी की दीवार आप खराब कर? हाँ, तो उससे तो आप मत ही करो। आप वहां 2 मिनट के लिए, आपके जाने के बाद वो किसी और के लिए भी आश्रम है ना, और जो कोई चलाने वाला वो भी तो ना। तो इस तरह का नीचे रख दिया आपने, हाथ पोछ लिए उसके मतलब आसन पे। ये सब चीजें करने से तो बेटर है आप मानस पूजा करो, वो भी मैया को उतनी पूछती, सिर्फ वो ये चाहती है। तो ये जब हरकतें, सॉरी मेरा, जैसे मैंने बताया, अगर ये सब हरकतें अगर ऐसे करते हैं तो आश्रम वाले भी नाराज नहीं होते हैं कि यार कहाँ पे इन लोग को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, या इसकी वजह से ये आश्रम में फिर अलाउड हम लोग को नहीं करते हैं? हाँ, आश्रम वाले नाराज होते हैं, पर वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि दे नो कि हम हमारे साथ मैया चल रही है। हमको वो मैया के रूप में देखते हैं। वो माता राम हो या मतलब आप कोई मतलब जेंट्स हो, महाराज हो, तो भी वो आपको मैया ही समझते हैं। तो वो उनको बहुत दुख होता है, पर वो आपको बोलते नहीं है। वो जैसे हमारे पड़ोस में होते हैं कि तू इसका बेटा इसके लिए छोड़ दिया वरना झापट मारता है, फिर मैया का बेटा इसके लिए छोड़ दिया वरना दिखा देता क्या कर रहा है। और मतलब मैं आज खुलेआम ये चीज बोलना चाहूंगी सच्ची, और मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र का नाम बोला तो आश्रमों में इतनी बुरी तरह से हम लोग को ट्रीट किया जाता है। म्हणजे मी मराठी तुम्हाला सांगते, खरंच जे मराठीत ऐकतात आहे त्यांना स्पेशली मैं मराठी इसलिए बोलूंगी की मराठी लोग अपने कान ओपन करके सुन ले। मराठी लोकांचं खरं ये मेरा सवाल था एक्चुअली, सॉरी। हाँ, ये मेरा था क्योंकि मैंने ये, और ऐसा नहीं है कि आप, ये जनरली मैंने यूट्यूब में देखा है लोगों का कि जैसे, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ था यहाँ पे देखिए, कि अगर कोई बोलता है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो उसको कोई कोई आश्रम वाला तो ऊपर चढ़ने भी नहीं देता है, या फिर वो मुंह बना लेते हैं। तो ये क्या सही बात है? एब्सोल्युटली अच्छा, ट्रू। तो मैडम अगर ये ट्रू है तो मेरा ये क्वेश्चन था, बिकॉज अल्टीमेटली मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ, मुंबई पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो मेरी क्या ऐसी हरकतें हो या मेरे से क्या हो एक्शन, ताकि मैं वहां पे ये इंप्रेशन निकाल सकूं कि नहीं सब ऐसे नहीं है, और मैं अच्छी तरह से उनसे बिहेव कर सकूं। अभी आप जो कंटिन्यू कर रहे थे, ये एक्चुअली क्वेश्चन है। सच्ची नहीं, और मैं सच्ची बता रही हूँ कि ये आपको भी क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि आपने भी देखा है यूट्यूब पे कहीं पे या कहीं लोगों से। तो मतलब मेरे को ये, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मराठियों का दोष है, हम में सिर्फ गलती ये है, हम मुंबई और पुणे वालों में, खासकर मुंबई पुणे वालों को लोग ट्रीट करते हैं क्योंकि हम दौड़ते हैं, विच इज नॉट अवर फॉल्ट। ये हमारे खून में घुस गए। सुबह जल्दी उठो, ट्रेन पकड़नी है, यहाँ जल्दी जाओ, लाइन लगानी, वहां जल्दी जाओ, स्वाइप करना है, यहाँ पंचिंग करना है। वो अलग जोन है आपका, उसको छोड़ के आप वहां पे परिभ्रमण कर रहे हैं, आप मैराथन कर रहे हो, वहां इतना गंदा आपको बोला जाता है क्योंकि हम वहां ट्रीट करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मराठी में बोलना क्योंकि काफी लोग मराठी होंगे, हिंदी शायद नहीं सुनेंगे, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में हम जो बोल रहे थे। खरंच म्हणून सांगते मराठी लोकांना, ह्या गोष्टीचं मला खरंच वाईट वाटलं। त्यांचे हे सेंटेन्स होते की महाराष्ट्राचे किधर से आओ मैया, मुंबई से, दौड़ो दौड़ो, असं लिटरली असं ट्रीट केलंय मला, दौड़ो दौड़ो मैया, आपको तो बहुत जल्दी पोहोचना है। म्हणजे त्यांचं हे म्हणणं असतं की रात्री 2 वाजता माझी बायको उठून दूध काढून, 3 वाजता मी चहा करून, 4:30 वाजता मी रस्त्यावर उभं आहे तुमच्या करता, आणि कशाला उभं आहे मी, तुम्हाला एक कप एवढासा छोटासा कप चहा देण्याकरता, आणि तुम्ही करताय भैया माताराम चाय ले लो, कोरी चाय, नर्मदे हर बाबाजी नाही चाहिए। तुम्ही हे नाही बघत की त्याची बायको, त्याचे मुलं, तो रात्री 2 वाजेपासून पहाटे थंडीमध्ये कुडकुडत एवढं स्वेटर घालून, हात मोजे घालून उभा आहे का? त्याची काही रिस्पॉन्सिबिलिटी नाहीये। आपण परिक्रमा आपल्याकरता करतोय, त्याच्याकरता नाही करते, पण तो का आपल्याकडनं एवढी, आपण का त्याच्याकडनं अपेक्षा करणार, आपण नाही सांगू देतो। हेच छोट्या छोट्या गोष्टी आपण, मैया हे भाव बघते, तुम्ही त्याच्यावर कसं ट्रीट करता। एखादा माणूस म्हणतो मैया आओ ना अंदर, घर पधारो ना, आपण काय म्हणतो, नहीं शूज निकालने पडेंगे बाबाजी, नर्मदे हर, यहीच नर्मदे हर। तुम्हाला शूज काढायला सुद्धा वेळ नाहीये, म्हणून ते लोक म्हणतात आए बैठे खाए हगे और चल दिए। दिस इज द सेंटेंस दे आर यूजिंग फॉर महाराष्ट्र लोग, एक्चुअली ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, बिकॉज हम इतनी घाई में रहते हैं, हम गए हैं सब छोड़ छाड़ के। तो मला असं वाटतं की तिथे तुम्ही छान एब्झॉर्ब करा, त्यांच्याबरोबर राहा। तुम्ही थकून आलाय, वो जब आपको रोटी बनाने के लिए बुलाते हैं, हम मना कर देते हैं औरतें भी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि औरतों की जिम्मेदारी रोटी बनाना, पर वो सब्जी बना देते हैं, चावल बनाते हैं, पर रोटी बनाने के लिए उनको कोई लगता है, तो हम औरतें उठती नहीं है, हम थके, अरे पर वो भी अपना ही काम है। और वो कोई हमारे घर जैसे पतली पतली बड़ी बड़ी बढ़िया से रोटी बनानी है, पर औरतें उठती नहीं है। ये मुंबई की होगी इसलिए नहीं उठ रही, हमारे एमपी की होती तो उठ जाती। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं विच इज रियली वेरी, वो हर्ट करती है मुझे। हमारी गलतियां हैं, तो मुझे लगता है कि हम बस इससे दौड़ो मत, आपको नहीं परिक्रमा पूरी करनी था, आप खंडित करो,
एक बार नहीं, आप 4 पार्ट में करो। मैया ऐसा नहीं बोलती है कि मेरे को एक ही बार में करो, 4 पार्ट में करो, खंडित खंडित करके, पर पूरा उस चीज का आस्वाद लो, है ना। तो ये जो मैंने लिखा है एक्चुअली सही में ऐसा है ये यार। सही है पूरा। क्योंकि- जिसको मुझे शर्म आती है, पर मैं खुद मराठी हूँ, मैं खुद मुंबई से हूँ, पर ये ट्रीट किया है हमको। क्योंकि जब ये क्वेश्चन था यूट्यूब पे तो मेरे को लगा यार ये कुछ ज्यादा ही फोई करा, ऐसा नहीं होता होगा। वो यूट्यूबर ने ये तब बोला था कि यहाँ पे आश्रम वालों से मेन्यू पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे क्या है खाने हाँ, में, हाँ, ये नहीं तो हम पूछते लोग जाके आगे नहीं तो खाते हैं। मतलब सर वो होटल नहीं है, मेन्यू पूछते हैं कि तुम्हारे आज खाने में क्या है, बराबर। और फिर उनके सामने बोलते हैं फोन पे, अरे यहाँ पे ये है, उससे अच्छा चल वहां पे चलते हैं। सही में सही में ऐसा होता है। ये बात है। और दूसरा वो लोग इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि हम मुंबई पुणे वाले ना सिर्फ वो फोटो में, घर में फोन करने में लगे रहते हैं। आश्रम में जाने के बाद सिर्फ घर पे फोन करके, आज मी हे खाल्लं, आज सकाळी असं झालं, आज तसं झालं, तो उनको उस चीज का गुस्सा आता है कि आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ का ध्यान जो वहां पे जो हाँ, मेन जो है वो, मैंने तो एकदम, मेरे को इतना बुरा लगता है। मतलब मैंने देखा है कि वो तुम क्या इसमें नहीं निकले, वो वहां पे टॉर्च लगाना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझा मैं। हाँ, जैसे वो उसमें जाते हैं, माइंड्स में जाते हैं, टॉर्च लगा के। वैसे लेके रखा है लोगों ने वो। क्यों? समझा। क्योंकि मॉर्निंग में आपको मतलब जाना होता है तो डोल डाल के लिए, तो ये लेके, पर कोई मैं तो टॉर्च भी नहीं लेके गई थी, तो क्या हुआ, किसी ने दिया ही ना टॉर्च, कुछ नहीं, वो सच में वो कराती है। तो ये सिर्फ मराठी लोगों को शायद लगे, पण मी खडसडून तुम्हाला याच्याच करता सांगते, कारण मी तिकडे गेल्यानंतर मला हर्ट झालं ऍज ए महाराष्ट्रीयन म्हणून पण आणि मुंबईकर म्हणून पण. मुंबई पुण्याला खूप आपण घाई करतो, आपण खरंच प्रेमाने त्यांच्याबरोबर राहावं आणि छान वाटेल, त्यांनाही चांगलं वाटेल. थैंक यू। अच्छा, अब इससे को रिलेटेड है, जैसे आपने खाने का बनाया तो मेरे को ध्यान में आ गया, अब जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, फैमिली है, घर में सब कुछ है ना, आप ज्यादातर चाय बना लेते हो, मैगी बना लेते हो, उससे ज्यादा नहीं आता है। अब मुझे ये भी पता है कि वहां पे कहाँ पे मुझे खाना बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा हटके है, शायद आपको हंसी आ जाए। जो आपने परिक्रमा की, वो जो एरियाज आपने देखे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, वो जो पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे जो जनरली कौन से वेजिटेबल मिल जाते हैं? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, आपको हंसी आएगी, लेकिन लॉजिक ये है, मान लो अगर मैं नॉर्थ का हूँ, क्योंकि ये जो आपका पॉडकास्ट रहेगा वो सब जने सुनेंगे, मान लो मुझे खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन मैं नॉर्थ का हूँ, और मैंने बोला चलो वहां पे कुछ तो खाना ही सर्वाइव करने के लिए मैं राजमा सीख के आया, और ये ज्योग्राफिकल जो एरिया है यहाँ पे राजमा नहीं होता है गाँव में, तो वो जो मैं सीख के आया वो वेस्ट है। तो उससे अच्छा मेरे को वो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स रहेंगे जो आप कॉमनली ये पूरी एरिया में आपको दिखाई दे होंगे, वो कौन से वेजिटेबल्स हैं, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में खाना नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी सिंसियरली वो एटलीस्ट वो अपने घर से सीख के आया कि हाँ ये तो सब्जी बना ही लेता हूँ मैं। अच्छा, पर पहली बात तो ये बता दूं कि आपको ऐसा कहीं मौका ही नहीं आएगा कि आपको खुद खाना बनाना पड़े, क्योंकि अभी पहले जैसी परिक्रमा नहीं रही कि आश्रम नहीं है। पहले तो बहुत मुश्किल थी, आपको 5 घरों से भिक्षा लेके खाना बनाना पड़ता था, 3 दगड़ी पर ऐसा मतलब 3 पत्थर रख के आपको चूल्हा ले जाना पड़ता था। अभी तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी ऐसी स्थिति आने वाली है कि रेयरेस्ट केस में आपके पास हार्डली 1 या 2 बार आपको अगर खाना बनाना पड़ता है तो उसके लिए भी ना वहां से 2 या 3 ही टाइप की सब्जी है, और जिसको बनाने के लिए कोई टेक्निक नहीं, कोई रेसिपी नहीं, कुछ नहीं है। उनके पास अवेलेबिलिटी भी इतनी है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उनके सिर्फ तेल है, मिर्ची है, हल्दी है, राई हो तो है, नहीं तो है, और जो अवेलेबल सब्जी है। आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपके पास मसाला नहीं है, आपके पास हल्दी, वो इतना सात्विक खाना है। कौन सी सब्जी रहती है? सिर्फ आलू है वहां पे, बैंगन है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बनाने के लिए सीखना भी नहीं है। आपको वो जो अवेलेबल तेल है उसमें राई डालना है, हल्दी और मिर्ची डालना है, ये सब्जी डालना है, पानी डालना है, रख देना है, बस वही खाना है आपको। इतना सात्विक, और वो इतनी टेस्टी बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी मैया का है। तो कुछ सीखने की, हाँ, रोटी बनाने का वहां पे थोड़ा सा है, तो वो एक थोड़ा आ जाए तो उनको हेल्प हो जाती है। हालांकि आश्रम बहुत आजकल फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि लेडीज लोग उठती नहीं है, तो फिर हम जेंट्स को उठना पड़ेगा, तो उसके लिए आटा गूंदना आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए सच्ची। चलो ठीक है, कोई अन्यथा ना ले, इसको ऐसे ही कर। जैसे मैं बताया था कि मैं यानी एजम्पशन करके ही चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे गया तो मेरे को क्या तकलीफ होगी, ऐसे ऐसे करके आपने मुझे आश्रम तक पहुंचा दिया, संस्कारी मुंबईकर बना के, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब है ना, वो मैंने सब बना दी। अच्छा, मैंने आटा भी गूंद दिया, वहां पे जो लेडीज बैठी थी उनको खाना भी दे दिया कि चलो ये हमारी चपाटी आप लोग खा लो, है ना, वुमेन्स एम्पावर करके, चलो वो सब हो गया। अच्छा, अभी वहां पे ग्रुप भी बन जाता है, रात को पंचायत होती है। मैं वहां पे पहुंचा रात को और बात नहीं निकली, उसमें मुझे कोई बोलता है कि मानदाता परिक्रमा जो होती है ओंकारेश्वर में 7-8 किलोमीटर की मानदाता परिक्रमा, अच्छा वो तूने की क्या? अब मुझे तो पता ही नहीं,
तो वो क्या कंपलसरी है नर्मदा परिक्रमा से पहले? अगर है वो कंपलसरी, तो वो क्या पहले करनी है, कोई लोग बाद में भी करते हैं, तो या फिर दोनों अलग अलग यात्राएं हैं? जैसे हम लोग वैष्णो देवी में बोलते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा जाते हो तो काल भैरव करके आओ, तो वैसे ऐसा है कि नर्मदा परिक्रमा के लिए ईमानदार परिक्रमा होनी जरूरी है? तो मैं आपको बताऊं, मैंने मुझे भी कहा था जब मैं ओंकार से उठाई ना, अनिल दास महाराज है वहां के, उन्होंने कहा आपने मानवता की परिक्रमा कर ली क्या? मैंने कहा नहीं की। तो वो करो, उसके बाद ही यात्रा शुरू करो। मैंने कहा अब मैंने ये दिन डिसाइड कर लिया था, दिन भी अच्छा था, तो मैंने उनको बोला कि मैंने नहीं की, क्या होता है नहीं किया? तो बोले ऐसे कुछ नहीं, आप आने के बाद करो। मैं ठीक, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं करना है। वो एक्चुअली मेरे हिसाब से वो इसलिए है कि वो एक ट्रेलर है जहाँ वो 8 किलोमीटर का जो मांधाता पर्वत मतलब क्या, इट्स ओंकार शिव का एक आइलैंड है। एक साइड से कावेरी आ रही है, एक साइड से मैया आ रही है, ये दोनों का संगम है। तो आप वो ओंकार पर्वत पे जब आप वहां पे पूरी परिक्रमा करते हैं, वो सिर्फ 8 किलोमीटर है, पर वो दिखने के लिए 8 किलोमीटर है। पर कई बार ऊपर, कहीं नीचे, कहीं साइड में, फिर आपको जहां पे संगम है उससे थोड़ा आगे जाना है तो पत्थरों में से जाना है, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे स्लोप है। तो ये ऐसे वो आपको क्या ट्रायल करा दिया मैया ने, तो आपको अपना कैलिबर पता चल जाता है वहां पे, अगर शुरू में करते हैं तो। बट इसी में क्या होता है, मतलब इसमें मतलब ये जो रूढ़ीवादी लोगों ने बना दिए हैं ना कि ये करो उसके बाद वो करो, ऐसे सच में देखा जाए ना कुछ भी जरूरी नहीं है करना। ऐसा बना दिया है कि आप ये करो, फिर उसकी कढ़ाई करो, फिर कन्या भोजन करो, फिर आप मान्यता की परिक्रमा के बाद आपको ब्राह्मण भोजन देना है, मैया को देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको कढ़ाई इसीलिए कहते हैं कि वो कढ़ाई का अक्षर आपको पता है कढ़ाई? मुझे तो वो भी नहीं पता था जब मैं निकली थी। तो आप वो इसलिए करते हैं कि आप प्रसाद के रूप में किसी को देते हैं, तो ऐसे तो ऐसा कहते हैं कि कन्या भोजन आप कर लो, जब मान्यता की परिक्रमा करते हैं तो आप कन्या भोजन भी करवा लो, तो वहां मिल जाती है कन्या, वो ब्राह्मणी व्यवस्था करा देते हैं। पर मेरे को लगता है ये सब इतना अच्छा सा कनेक्शन है ना सबका, तो अगर वहां एक साथ हम सभी खिलाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सब लोग आके वो कन्या को आखिर वो पेट हो जाती है, बस मैया जी हमको नहीं खाना है। तो जिसका पेट भरा हुआ है उसको आप वो खिला दें, क्या मतलब है? वो खुद मना कर रही है। तो मैंने नहीं किया था कन्या भोजन। मैंने ये सोचा था कि जब मुझे ऐसा फील होगा और मैया को ऐसा लगेगा, तब वो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से बताएगी। और एक जगह हम लोग रुके थे, वहां पे एक मेंटल रिटार्डेड बच्ची थी, वो नाच रही थी, तो हमारे दिमाग, मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड हो गई थी, तो मैंने उनको बोला कि यार अर्चना, अपने को यहाँ पे कन्या भोजन करने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, ये बच्ची को करा दे। और बस ऐसा मन में एक थॉट आया, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी ये जो आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें देखिए, ये देखो, ये वाला जो वीडियो है, तो इसमें ये वीडियो में देखो, ये मैं बोल रही थी, एक कन्या आई मेरे पास बैठी, मैया आरती करे आपके साथ, ठीक। दूसरी आई, तीसरी आई, करते करते हमारे पास 21 कन्याएं आके बैठ गई थी। और 21 कन्याओं को फिर हमने, मैंने बोला 10-10 की मैं नोट लेके गई थी, इसीलिए लेके गई थी। कब मैया क्या करेगी, मैं सबको 11-11 रुपए दिए, और हमारे पास वही हमने कुछ मालाएं ले ली थी, वो दी। तो जब मैया को आपसे करवाना हो कन्या भोजन, तो वो खुद आपको ऐसे कुछ आदेश देगी और ला देगी आपके सामने। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब एक साथ कन्या भोजन करो, मान्यता की करो, इस तरह से कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं, हमने बना दिए हैं, वो सब अलग बात है। मैडम, क्योंकि समय की मर्यादा है, तो क्योंकि अभी आपने कन्या पूजन का कर दिया, मेरा एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं इसको ही कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि आपने ज्यादा बोल दिया तो वो मेरा हो गया इसमें। मेरा ये था, कन्या पूजन, भंडारा या यज्ञ, लोग बोलते हैं कि परिक्रमा जैसे आपने एक बार पूरी कर दी, कंप्लीट कर दी माँ की कृपा से, तो आपको ये यज्ञ कराना चाहिए, भंडारा कराना चाहिए, गांव वालों को या रिश्तेदारों को खाना खिलाना चाहिए, या कन्या पूजन, तो ये मैंडेटरी है कि ये अपनी अपनी श्रद्धा है? पर ये मैं बताऊं, मैंडेटरी हो या श्रद्धा हो, एक अच्छा लगता है कि जब आप कुछ करके आते हैं तो सब गेट टुगेदर हो जाता है सब लोग, क्योंकि ये बहुत अलग जर्नी है, ये सबसे हटके है। तो आपको मिलने वाले आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, और आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए जो एक गेट टुगेदर बोले या कुछ भी बोलो, तो जब ये आप भंडारा करते हो, घर में पूजा करते हो, विच इज गुड, वो कराना चाहिए, मतलब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप भी इतने, आपके पास तो इतना रहता है। तो फिर ये एडवाइजेबल है कि कराना चाहिए, बट ये लिखा नहीं है कहीं पे कि नहीं आप करना ही है। नहीं, आने के बाद लिखा ऐसा नहीं है, पर आने के बाद वो जो अपन मैया लेके आए ना, क्योंकि मैं जब ये क्वेश्चन पे इसके लिए मैं ज्यादा प्रेस कर रहा हूँ, बार दे रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में सबकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग रहती है। मैं जहाँ पे 1001 लोगों को खिला सकता हूँ, तो काम ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा परिक्रमावासी हो कि जिसने यात्रा श्रद्धा से की होगी, शायद मेरे से ज्यादा अच्छी श्रद्धा से की होगी, बट वो 11 जनों को भी ना खिला सके। आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है, बट फिर भी एक एग्जाम्पल देने के लिए
तो कहीं ना कहीं क्या वो उस पर प्रेशर नहीं आता है कि नहीं अब तुझे भंडारा तो खिलाना पड़ेगा, अब तो तुझे ये करना पड़ेगा? मैं इसके लिए ये क्वेश्चन पे प्रेस कर रहा नहीं नहीं, भंडारा मतलब आप मैंडेटरी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मेरे ख्याल से हूँ। यथाशक्ति अपने हिसाब से। यथाशक्ति करो, पर मतलब और कुछ नहीं किया तो सिर्फ ये जरूर करो क्योंकि आप अपने साथ मैया लेके चल रहे हो। बरोबर है। तो वो मैया जब आप अपने साथ कैरी करते हैं इतने किलोमीटर, और मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास तो है, मैं अभी आपको अभी दर्शन कराती हूँ, वो जो आपके पास पावर है, जो एनर्जी है, जो सोर्स है, वो इजी नहीं, वो मेरी तो बहुत प्रीशियस है। एक बार सोना गया मेरा तो मुझे दुख नहीं होगा, और उसका एक ड्रॉप भी मैं इधर उधर नहीं करती हूँ, क्योंकि आप उसके अंदर 24 घंटे 3 महीने आप उसी में हो। तो वो जो है उसकी पूजा आने के बाद आपने कर लेनी चाहिए, और एक नॉमिनल एक कन्या भोजन कर दिया तो भी इनफ होता है। 6-7 सवाल है, मराठी में बोलते हैं। अच्छा, नजर हटी दुर्घटना घटी, हाँ। है ना, अपने यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन अंधश्रद्धा में नहीं जाता हूँ, बैठ चाल में मेरे को नहीं। मैं कैमरा बोलता हूँ कि जहाँ पे बैठ चाल होती है, ये कर रहा है तो मुझे करना है, वैसा नहीं। उसमें होता ही नहीं है, है ना। तो अभी जो नजर घटी दुर्घटना घटी, ऐसे इसमें हमने कैटेगरी डाला हुआ है प्रिकॉशन करके कि क्या आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि माँ नर्मदा की परिक्रमा है, सब मैया के ऊपर है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आपको अपनी प्रिकॉशन लेनी है। Right? तो शायद ये रिपीटेटिव क्वेश्चन हो या आप इरिटेट हो, लेकिन एज अ न्यू मेरे दिमाग में ये सब क्वेश्चंस हैं। बराबर है। पहला क्वेश्चन, अयोध्या में भी मंथरा थी और लंका में भी विभीषण था। कहने का मतलब ये है कि सब एक जैसे ही लोग हों वो जरूरी नहीं है। तो जो यात्री जो होते हैं भगवान तक सब ऐसे ही होंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सब वंदनीय है मेरे लिए क्योंकि मां नर्मदा ने बुलाया है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बन के मैं बात करूं आपसे, तो हर यात्री एक जैसा नहीं होता होगा, उसमें राम के वेश में रावण भी होगा। तो क्या वहां पे भी ऐसी चीजें होती है, चाहे एक हो या 10 हो? बट जैसे कोई ऐसा आदमी, गलत आदमी हो जाए, जो चोरी हो जाए, या कुछ आपके इंपॉर्टेंट सामान है आपने उसके भरोसे रख दिया, वो पीछे से गुम हो जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? होगी, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी, ऐसे लोग आ जाते हैं यात्रा में? हाँ, यात्रा में ऐसे बहुत लोग हैं जो परिक्रमा इसीलिए उठाते हैं, सिर्फ चलना है साथ में। मतलब आपके साथ परिक्रमा उठाएंगे, इस आश्रम में मिलेंगे, रास्ते में आपको कहीं नहीं दिखते, वो गाड़ी से किसी के साथ चल जाते, बाइक पे बढ़ जाते, फिर दूसरे आश्रम में मिलते हैं आप, फिर दूसरे आश्रम में। वो गाड़ी से करने वाले भी लोग हैं जो जिनका यही नजरिया होता है कि मैं, ये कहाँ से है, वो कहाँ से है। पर जब मैं बोलूँ ना कि आप कुछ लेके ही नहीं निकले, आप वैराग्य की देवी के पास जा रहे हो, तो अगर उसने क्या किया है, उसने मेरी कुछ चीजें चोरी की है या नहीं किए हैं, वो तो उसका लुकआउट है, तो न्याय देने वाला बैठा है। ऐसा प्रिकॉशन मुझे क्या लेना चाहिए? प्रिकॉशन, और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर वो चीज चली गई है, चोरी हो गई है या गुम हो गई या आप भूल गए हैं, तो शायद छोटा दंड भी हो आपका, अगर आप पिछले आश्रम भूल गए, तो शायद कुछ और आपको मिलने वाला है, इसलिए वो आपकी चीज गई है। ये आपका थॉट होना चाहिए मेरे हिसाब से भैया के ऊपर। और प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछेंगे तो, जैसे आप नहाने गए, तो मुझे पता नहीं है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप बैग वहीं छोड़ के आते हो। आप आश्रम यहाँ है और मैया वहां है या हैंडपंप वहां है, तो आप तो वहीं छोड़ जाते हो। मोस्टली चोरी वैसे नहीं जाता है, पर 1-2 लोगों का हमने देखा है, गया है तो मोबाइल ही गया है चोरी, मोबाइल लोग चुराते हैं। तो आजकल तो आश्रम वालों ने बना के रखे बाहर बड़ा बोर्ड और स्विच लगा के रखे कि आप बाहर के बाहर ही करो और वहीं बैठो। तो आश्रम में बहुत सारी चोरियां इस तरह की होती है, बैग में से कुछ नहीं जाता है। पैसे वैसे तो आप बहुत अंदर रखते, पैसे वैसे तो आपके नहीं जाते, कुछ किसी के मैंने नहीं सुना था, चांस है ये होता है, चोरी मोबाइल की होती है। आप हो क्या है, इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने किया कि वो ब्लाइंड फेथ आदमी नहीं, सिर्फ बस राम राज्य है, ऐसा नहीं है। नहीं, तो कुछ यहाँ पे मेरी नहीं हुई, मेरा तो मैं बता रही हूँ, मेरा तो बेटा जब मेरे को मिलने आया था, तो वो, अब मैं आश्रम में सोई थी, वो बाहर सोया था ठंड में। मेरे छोटा बेटा है, मेरा डॉगी है मेरा, तो उसको लेके सोया था, आईफोन था, और जब वो, क्योंकि वो इतना ट्रैवल करके आया था, तो वो उसका फोन जेब में से निकला, नीचे गिर गया, और मेरा भांजा भी था, तो उसके नीचे चल गया नींद में, और उसको बोलता आई फोन चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया। ऐसा होता नहीं है बेटा। और मुझे भी ये लगा कि अगर फोन चोरी हो गया, नहीं गया तो जाने दो, बच्चे का ट्रस्ट हट जाएगा, कि उसका जो ट्रस्ट है वो हट जाएगा। तो मैं भैया को सिर्फ प्रे किया, भैया क्या हुआ, और फिर जब बाजू वाले को उठाया तो उसके तकिए के नीचे था, मतलब वो खसक गया था, मिल गया। तो चोरियां, पर फिर भी चोरियां तो होती है,
ध्यान देना चाहिए ना, मोबाइल चोरियां होती, आंख बाकी बंद कुछ करके नहीं। नहीं। अच्छा, उससे को रिलेटेड ही था, लेकिन ठीक है कि इससे लूट मार तो नहीं है, आप अकेले रास्ते पे हो, आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, तो कोई बाइक वाइक रुका दे, जैसे अपने मुंबई होता है, मुंबई वो नहीं होता। कोई गाड़ी रुका दिया, चल भाई निकाल। वो सब वो बिल्कुल नहीं होता। पर वहां अकेले तब नहीं, आपको कई 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 आश्रम में से अकेले नहीं जाने देते। जयंती माता के मंदिर जैसे लक्कड़कोट के जंगल में आपको अकेले नहीं जाने देते, क्योंकि वो जो 22-27 किलोमीटर का है, वहां पे शेर आते ही आते हैं। मैं गई और मेरे पीछे से मेरी एक मतलब इतने पास से शेर और शेर का बच्चा गया एकदम। तो मैंने देखें कि शेर के पंजे भी रहते हैं, है वहाँ चीजें भी ऐसे सब नहीं तो होते। इसलिए वहां पे क्या करते हैं, वो एक जगह ऐसी है जहाँ पे जनरली शेर केज में होता है और अपन बाहर रहते हैं। वहां पे अपन केज में रहते हैं और बाकी सब बाहर का अपन अभी तक किसी को उसने अटैक नहीं किया है, नहीं किया है। बट इसीलिए वो क्या करते हैं, 7 बजे के पहले किसी को जाने नहीं देते। आप लोग सब सामने, क्योंकि जंगली जानवर है वहां पे। तो अपना सांप के बिल भी मेरी भी हाइट से ऊपर है, 6 फुट के सांप के बिल है। तो सांप वगैरह, तो आप सब ग्रुप में चलो हुए, एक सावधानी उतनी, एक सावधानी बरतनी पड़ती है आपको वो सांप से, शेर से। और तो ये जो आपने बेल्ट बताया एक मुझे कि जो 22 किलोमीटर का जो पैच है, सिर्फ हाँ लक्कड़कोट जयंती माता मंदिर, सिर्फ वहां पे ये खतरा है कि बाकी पूरी परिक्रमा में बाकी सब कुछ नहीं है? नहीं, बाकी ऐसे कुछ नहीं है, पर बाकी जगह पे भी है, पर खतरा नहीं है जितना यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बीच में कुछ कोई आश्रम ही नहीं है। उतरा पैच आपको क्लियर करना ही है, फिर आपको अगला आश्रम आता है पामाखेड़ी। तब तक आपको कुछ है ही नहीं बीच में, सिर्फ आप एक हैंडपंप, 2 हैंडपंप लगाए और एक हनुमान का मंदिर है, बाकी पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं है। तो शूल पानी है वहां पे भी ऐसा नहीं है? क्योंकि शूल पानी तो वाइल्ड लाइफ है ना। अब शूल पानी में, अब शूल पानी जैसा पुराने जमाने में झाड़ी बोलते थे, वो झाड़ी रही नहीं है, सब पूरा पहाड़ पहाड़ हो गए। तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे भी नहीं है ऐसा। मेन खाली ये जो आपने बताया था। शूल पानी में रहने के लिए सिर्फ एक है कि आपको एक घर यहाँ है तो दूसरा बहुत दूर है। बहुत दूर। पर ये जानवर का इशू, जानवर का कहीं कोई खतरा तो नहीं इसके लिए ये एडवाइस वाले खाली कि आप ग्रुप में जाओ जहाँ पे इशू हो, और वो मुझे लगता है आश्रम वाले भी बता देते होंगे। वो छोड़ते ही नहीं आपको सुबह, जब तक 7 बजते नहीं आपको बाहर ही नहीं छोड़ते, जाओ ही मत, ग्रुप में ही जाओ। अच्छा, उसको जैसे आपने बताया था कि मान लो मैं नहाने जा रहा हूँ, तो जो मेरे कैश है, मोबाइल है, या जो भी मेरे हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कपड़े वपड़े तो चलो बैग में पड़े हुए हैं, लेकिन एक जो साइड पे देते हैं शोल्डर बैग जैसा, तो वो क्या साथ में लेके जाऊं? क्योंकि आदमी नहाने जा रहा है या डे टू डे मॉर्निंग में जो एक्टिविटीज होती है वो करने मेरे को जा रहा है, तो इस सब जगह बैग लेके जाएगा, मोबाइल वोबाइल ये सब, तो फिर वो कैसे आदमी लोग बचाते हैं अपना? मोस्टली क्या होता है, देखो आपको कोई ना कोई क्योंकि साथ हो ही जाता है, साथ में जो ग्रुप बन जाते हैं कि तू ध्यान दे, मैं आता हूँ। वो होता ही है सब। मतलब सभी, मतलब हम लेडीज का तो बता दें, जैसे अभी स्पेशली जो सोलो ट्रैवल है जो कर रहे हैं, सोलो आप वहाँ पे निकले यहाँ ग्रुप बन से, जाते हैं। हाँ, आप, समझा। मैं घर से भले अकेले निकली थी, पर वहाँ मुझे पे लोग मिल गए थे, तो मैं जाके आती तू ख्याल रख, या ये तू ये, मतलब वहां वो मैया आपको आपका वेवलेंथ मैच करे तब तक। और जब, पर मेरे को ऐसा लगता है कि आपने वो भी साथ थोड़े टाइम के बाद मैया छुड़वा देती है, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आप उनका साथ छोड़ते हो, कुछ ना कुछ आपकी अनुभूति होने वाली है। व्हेन यू आर अलोन ना, उसी समय मैया आपको कुछ ना कुछ देती है। तो अगर साथ छूट गया है तो दौड़ो मत उसके पीछे, यार ये आगे जा रहा है, तू जा। अब सिर्फ 4 क्वेश्चन है ना? पहले तो बहुत धन्यवाद, आप इतना पेशेंटली मेरा सुन रहे हो। इससे और पूरा एक अच्छा है, आपके वो क्वेश्चन है जो ये सबको क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं, ये सबके दिल के क्वेश्चन है। माँ सरस्वती बैठेंगी सबको, क्योंकि मैडम ऐसा था, हाँ तो बोल दिया, तो जब जाना है तो जो दिमाग में इतने सवाल आ रहे थे ना, वो ज्यादा डरा रहे थे। वो बोलते हैं ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इससे लगता है। वैसे ये क्वेश्चन नींद आराम करके बैठे हुए थे, थैंकफुली आप मिल गए। हर 50 किलोमीटर पे आदमी का जोग्राफिकल एरिया बदलती है, खाना बदलता है, पानी बदलता है, सब कुछ बदलता है। अब हम लोग मुंबई वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्टिलरी, यहाँ घर में भी एक्वागार्ड लगा हुआ रहता है। इसमें मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा हूँ, पर जो है वो है, वास्तविकता प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग जब जाते हैं तो वहां पे कुएं से भी पानी पीते हैं, नदी तो है ही, मां नर्मदा, सब कुछ है। और मुझे लगता है स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं, बिकॉज पूरा वेदर चेंज हो जाता है, तो खाना हैबिट चेंज हो जाती है, जो हम लोग जो खाते हैं घर में वहां पे पूरा अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो वहां पे थोड़ा बहुत तो बीमार वैसे भी आदमी होता ही है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप इतना चलते हो, उसकी थकान जाओ, वो बॉडी भी जब तक वो उसको एडजस्ट करे। मान लो अगर कोई आदमी ऐसा बीमार पड़ जाता है, कोई, मैं अपने पे ले लेता हूँ, मान लो बीमार पड़ गया, तो आश्रम में क्या डॉक्टर्स आते हैं, या फिर उस टाइम पे अगर मैं अकेला हूँ, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, और ये भी कहना गलत रहेगा कि जो आदमी को, यात्री को परिक्रमा करना है, मैं उसको रुका दूं मेरी वजह से, तू भी रुक जा, उसकी खंडित क्यों करूं, या उसको मैं डिले क्यों करूं? सब एक लिमिटेड डेज में आते हैं यात्रा करने।
ऐसे में कैसे होता है, यानी कि आप किसको अप्रोच करें, आश्रमवासी को ही, कि आश्रम वालों को ही बोले कि ये बीमार हूं मैं, प्लीज मेरे लिए डॉक्टर अरेंज करो या मेडिसिन का बताओ, कैसे होता है? सबसे बात पहली बार मैं बता दूं कि मैया की ऐसी कृपा है कि मैंने स्टार्ट की परिक्रमा उस दिन से लेके मेरी परिक्रमा होने तक, क्योंकि अपना जैसे आप बोले 40-40 किलोमीटर पर एरिया बदलता है। डिसेंट्री मोस्ट ऑफ द पीपल को एक ही इशू होता है, डिसेंट्री होती है, क्योंकि आपका खान पान बदल जाता है। मैया कैसी कृपा रही कि मुझे डिसेंट्री नहीं, बुखार नहीं, कुछ कुछ मतलब खाली खोखला भी नहीं आया, खांसी भी नहीं आई। तो मैं उसके लिए मैया के बहुत शुक्र, क्योंकि मैंने उसको पूरा सरेंडर करके गई थी। मैं आपको अगर मेरे बताऊंगी मेडिकल पैरामीटर्स तो इतने ज्यादा थे। कोलेस्ट्रॉल हाई था मेरा, हार्ट का मतलब ईसीजी मेरा सब वेरिएशन था, बीपी हाई था, 40 mg 50 mg 20 mg गोलियां थी। एक दिन आया, मैंने सारी गोलियां पकड़ी, एक शक्कर के पेटी पे जाके मैंने अर्पण कर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग भी करो, पर मैंने ऐसा कर दिया था और छोड़ दिया था। आज से तू देख, पर पूरे आश्रम में ऐसे नहीं बोलूंगी कि हर जगह डॉक्टर आते, बहुत जगह पे डॉक्टर्स आपको सेवा के लिए आते हैं। वो खुद सेवा के लिए आते हैं, आपके पैर पे वो मशीन लगा देते हैं, आपको रेस पास करके आपको मतलब मसाज करने के लिए आते हैं। बहुत लोग मतलब आते सेवा के लिए, डॉक्टर्स भी आते हैं। पर अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, किसी भी मतलब किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, रास्ते में लगने वाले हैं। मेरे साथ मेरी फ्रेंड बीमार हो गई थी, हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, वहां पे पर्ची बनाओ, हमने काम को टाइम में पर्ची, डायरेक्ट उसने हमको वीआईपी से अंदर ले लिया, ट्रीटमेंट दे दी, गोलियां भी दे दी, ये भी ले लो। दूसरी फ्रेंड थी, उसको गिडीनेस हो रहा था, तो उसको स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ थी। हमको फिजियोथेरेपिस्ट ने आके एक्सरसाइज करने को, वर्टिगो हो गया था उसको, पर उसने बता दिया हमको, और हार्डली 2.5 वो ऑटोमेटिक ही होता है, 3 दिन में ठीक हो जाता है। बट हमको फिजियोथेरेपिस्ट आके मतलब बता भी देता। तो ऐसा कहीं कुछ आपका जहां भी तकलीफ होती है, उसके 5 मिनट के अंतर पे कोई ना कोई आपको हेल्प पे आ ही जाता है। ऐसे मैया व्यवस्था कर ही देती। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आपको बीमारी नहीं कराती है, और अगर कुछ होता है तो आपको इमीडिएट मिल जाता है। आश्रम वाले ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आश्रम में कुछ नहीं ऐसा। पर आप अगर चलते थे कहीं भी, किसी भी डॉक्टर के कोई भी क्लिनिक में चले जाओ कि मेरा बीपी चेक कर लो, मुझे ORS दे दो, मुझे ये दे दो, तो कोई भी दे देता है, और प्यार से देता है, खुशी खुशी देता है। अच्छी बात है, आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ना क्लास में एक ऐसे लेते हैं जैसे कोई मेरिट बंदा रहता है, बच्चा रहता है जो मेरिट लेता है, हमें 80-80 वाले। नहीं 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 नहीं, अरे इसको सोचो ही मत। मैया ने आप पे कृपा की, क्योंकि आपकी वो इतनी पात्रता है। नहीं, मैया ने ऐसा सुनिए, नहीं। हम लोग हैं 80-80 वाले, नहीं, ऐसे धक्का देके पास होने वाले, ऐसा नहीं है। उसको डॉक्टर लगते हैं मैडम। नहीं, मेरी सहेली मेरे को बोलती थी, चिमनी मेरी हाइट कम है, तो मेरे को बोलती चिमनी सर का खाते हैं ना, वाघा सर के दावते बोले, ऐसे बोलती। चिमनी वो चिड़िया चिड़िया जैसी खाती है बोले, और शेर जैसे दौड़ती है। अच्छा, सीरियस नोट पे मैम, जैसे भी आपने वर्टिगो की बात निकाली तो मेरे को दिमाग में आई, वर्टिगो में जनरली लोग है ना बैलेंस नहीं रख सकते हैं, अगर आप किनारे पे चलते हैं तो उसको पता नहीं होता है आगे पीछे थोड़ा। वर्टिगो में ये रहता है, तो किसको हाइट का फोबिया रहता है, फिट रहेगा आदमी, सब कुछ बराबर रहेगा, लेकिन उसको हाइट का फोबिया रहता है। जैसे हाइट पे जाता है तो अनईजी हो जाता है। तो जैसे शूलपानी की पहाड़ियां, जहाँ पे 10-12 दिन आपको निकालने पड़ते हैं, जो मैंने यूट्यूब पे देखा, 10-12 दिन शायद होते होंगे। ऐसे में ये लोग यानी कि यात्रा नहीं करें वो अच्छा है, कि फिर उनके लिए क्या एक अलग रूट है, पैरेलल रूट है, 3 रूट है। ऐसे शूलपानी अवॉइड करना हो तो आपके पास 3 रूट है, 52 गजा, प्रकाश मार्ग से वगैरह भी है। पर क्या होता है मालूम, शूलपानी में जो आनंद है ना, तो और फोबिया वगैरह वहां जाके सब निकल जाता है जब आप मैया को देखते हो ना। जहाँ पे आप, क्योंकि मैंने काफी ऐसे वीडियोस देखे हैं आपके में भी, कि जहाँ पे काफी छोटे रूट हैं, वहां से आपको नीचे से पूरी खाई है, शूलपानी के वहां पे कुछ पर्टिकुलर एक रेंज में, वहां पे नीचे खाई है। तो फुल मेडी करके कोई था जिसका आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें उसने बताया था कि मैं जंप किया था, हाँ, कि मैं पूरा अटक गया था, फिर दूसरे ने उसको बचाया। आपने ये सुना कि नहीं, वो सोच के रहा था कि मैं ऐसे लेफ्ट साइड पे लूं, राइट साइड पे लूं। हाँ। एक बंदा था जिसने मैया के भरोसे छोड़ दिया कि तो क्या होगा, गिर जाऊंगा और क्या होगा, तो वो बड़ा चले गया, वो क्रॉस कर गया। जब आप अपना ब्रेन यूज करते हो ना, तो आप डिलेमा में हो जाते हो, पर आप उसमें छोड़ देते हो ना, तो वो बोला मेरे से बूढ़ा था और 1 मिनट में क्रॉस होकर चले गया, बराबर है। तो उसके ऊपर छोड़ दो। और सबसे ज्यादा वो मैया में इतनी पावर है, जब आप जाओगे, वो मैया है ही नहीं, वो तरल फॉर्म में शिव बह रहा है। बराबर। तो जैसे आप उसको देखते हो ना, इतनी एनर्जी आती है। और ये मैं सिर्फ कैमरा है ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ, वो लिटरली एनर्जी है। जैसे आप उसको देखते हो ना, यू गेट फुल चार्ज। तो आप उससे डर रहते हैं क्या होगा, गोद में समाऊंगा ना मैया के, और कितने भी आप पानी में, क्योंकि आपके पहले भी परिक्रमावासी जा चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, वहां के परिक्रमावासी जैसे अभी 4 महीने खंडित है, अभी नहीं चलती है,
तो आश्रमधारी को मालूम है इस और इस आश्रम के बीच में जो अभी जैसे खाई जैसा है या लकड़ी का पुल है, अब वो लकड़ी के पुल उन्होंने खुद ने बनाए हैं अब जाने के लिए। जाने के लिए। तो अब वो जाके अभी 4 महीने के बाद जैसे बारिश खत्म होगी वो जाके चेक करते हैं कि खराब तो नहीं हो गया, तो जाके खुद ही अच्छा एक और लकड़ी लगा देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं। तो इतना रिस्की नहीं है वहां पे, क्योंकि आश्रमधारियों ने, वहां के लोकल पब्लिक ने, गांव के लोगों ने बहुत आपके लिए व्यवस्था करके रखी है। अच्छा, ये परिक्रमा मैंने उठा ली, फिर मैंने एक यूट्यूबर है आभा कुलकर्णी, उनके साथ मैंने मीटिंग रखी थी, उन्होंने मेरे सब डाउट क्लियर कर दिए। तो मैया की कृपा से मेरा पूरा परिक्रमा खत्म हो गया, है ना। तो अब भगवान की दया से सब कुछ हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया था कि वो जो मैं मैया का जल लेके आया था वो कहाँ पे चढ़ाना होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ओमकारेश्वर से चालू किया तो सिर्फ ओमकारेश्वर में डालना है कि कहीं और भी मुझे वो जल वापस भरना है, रिफिल करना है या वापस कहीं पे डालना है। वो तो मैंने मैडम से पूछा ही नहीं था मैया से, तो पता ही। पर मैं अगर आपको बताऊं, मैं ये आंसर करूंगी, पर आपको बता दूं ये सोचने की जरूरत नहीं। मुझे, क्योंकि जैसे हम अनिल दास महाराज के पास गई मैं पूजा के लिए, तो उन्होंने बोला जल लेके आओ, तो मैं कांच की बड़ी लेके, कांच की वो बॉटल लेके गई। तो मेरे बोलता है कि कांच की नहीं प्लास्टिक की ले लो, ठीक है मैंने प्लास्टिक ले लो। वो तब थॉट भी, मैं बता रही हूँ मैया कि मैं प्यार में पागल नहीं हुई हूँ, धीरे धीरे मैया ने ऐसा खींच के मेरे को मैं कर फिर से दिया। बोल रहा हूँ, आप मेरिट वाले हो। अरे नहीं सॉरी, मेरा ऐसा मेरा ये बोलने का इंटेंशन नहीं है। नहीं, ये पर कहने एक्चुअली का मतलब- जनरल क्वेश्चन है। आदमी होता है ना, हाथी निकल गया पूछ अटक गई। हाँ। किसी के दिमाग में अगर कोई जब तक बैठा रहेगा ना क्वेश्चन, अरे ये तो उसका क्या करूं, फिर दूसरा कोई नहीं बराबर है। तो अनिल दास महाराज ने जैसे मेरे को कहा कि आप लेके आओ, तो मैं लेके आई वो मुख से वो पानी। तो जब वो जल लिया मैंने, तो अनिल दास महाराज ने क्या बोला कि ये जल आप जब भी कभी वॉशरूम गए या कहीं कुछ, इसको वापस से हाथ लगाने के पहले हाथ धो लेना, क्योंकि ये आपकी मैया है। आप क्योंकि चलोगे जाओगे 2-3 बार वॉशरूम, तो उसको वैसे हाथ मत लगाना, राइट साइड पे रखना। तीसरी बात कही उन्होंने कि इसको खोलना मत, कहीं पे भी मत खोलना। लोग चढ़ाते हैं कहीं पे फिर बढ़ते, पर हालांकि मैया इतनी पूरी जो गहरी पूरी पवित्र है, पर उन्होंने मेरे को सिखाया था कि इसको खोलना मत। और क्यों नहीं खोलना, क्योंकि आपने इसके अंदर पूजा करके इसमें मैया की स्थापना कर चुके हैं। हम गणपति भी 10 दिन बिठाते हैं, तो जब तक हम उसको उत्तर मुख करने के तब जब तक उसकी प्रतिष्ठापना की उसके बाद हिलाते नहीं है, तो उसको खोलना मत। सिर्फ आपको खोलने की जरूरत पड़ेगी तो जब आप तट परिवर्तन करते हो, तट परिवर्तन मतलब विमलेश्वर मिट्टी तलाई, तो वहां पे ऐसी मान्यता है कि वहां पे ये जल आधा डालते हैं और वहां का आधा जल इसमें भर लेते हैं, समुद्र का। ऐसा वहां पे लोग ऐसे ही करते हैं। तो पर मेरे को उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना। मैंने पूछा क्यों नहीं करना ऐसा, बोला आपने मना करते हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अभी हाव आप ही के ऊपर है। उन्होंने मेरे को क्या बोला कि आप जब उसमें मैया को उसमें डाल दे, मैया का जो जल है आधा उसमें डाल दिया और जो समुद्र का पानी जो डाल दिया, तो वो मिल गया ना, वो समुद्र का ही पानी हो गया वो। तो आप मैया जहाँ पे एंड होती है उसके बाहर से जाके आप लेते हो, आप मैया तक जाते ही नहीं हो। आप जब आप मैया यहाँ एंड हो रही है आप वहां से जाते हो, तो आप जो ले रहे हो तो वो आप समुद्र का पानी डाल रहे हो, तो आपका पूरा पानी तो कन्वर्ट ही हो गया ना वो। तो आप उसको मत खोलना। अब आप बोलोगे कि फिर वहां पे लोग जल चढ़ाते क्या करना, वहां पे आप एक और शीशी ले लो, वो जल अपने साथ ले लो, वहां का जल। अच्छा। और फिर आके आप यहाँ पे ऐसे लोग करते हैं कि लोग ऐसे ही करते कि वहां जाके जल चढ़ाते आगे लेते हैं। अमरकंटक यहाँ पे फिर अमरकंटक में भी नहीं कुछ करना पड़ता, फिर डायरेक्ट हम ओंकारेश्वर में आके तो जल अर्पण करते हैं। आपको ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि एक को ही फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा, कंफ्यूजन नहीं होता। तो मैंने कहा तो अगर मैंने ओंकारेश्वर से अगर मैं चालू करूँ, मेरे को भी पड़ गया। अगर मैंने ओंकारेश्वर से मैया को साथ नहीं लिया, तो बाकी अमरकंटक हो गया, मिट्टी तलाई जो आप बता रहे समुद्र के मिट्टी तलाई, वहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर वापस आके ओंकारेश्वर पे ही मैंने दे दी बस। इसलिए मेरे पास वो जो है मैं उसको प्रीशियस मानती हूँ, क्योंकि वो उसमें तो आप जो बोला, आपने जैसे बताया कि आपके पास रखा हुआ है घर में नर्मदा, वो तो आपने पूरा वहां पे डाल दिया होगा ओंकारेश्वर में? नहीं डाला। अच्छा, वो डाला ही नहीं आपने? मैं ले आई। प्रभु मुंबई का क्योंकि देखो ऐसा मेरी मान्यता है कि इसमें मेरी माँ समाई हुई है। उसको मैं क्यों हाथ समझ मेरी भावना है नहीं, वो तो पूरी बह रही है, उसके पानी की कमी। उसके बाद में 7-8 बार भी गई हूँ, पर जिस ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं किया तो ये पाप लगेगा, वो नहीं किया। तो अगर मैंने वो जाके वापस वहां पे ओमकारेश्वर में या विमलेश्वर, क्या बोलते हैं विमलेश्वर, ओंकारेश्वर में ना, ओमकारेश्वर और बागल 2 मंदिर है ना शंकर भगवान के, ममलेश्वर, वहां पे मैं नहीं डालूं, मैं भी आपकी तरह लेके आऊँ? नहीं मैंने डाला है, नहीं डाला ऐसा नहीं, मैंने डाला है।
थोड़ा सा बता रहे, अच्छा, तेरे को बुरा नहीं लगे, तेरे को बुरा नहीं लगे, करने के लिए, टिक करने के लिए वो मिल गया तुझे, बस बस बस, और बाकी में लिया है। बाकी लेके आसान। मतलब ये मैंने किया, ये सही है गलत है मुझे मालूम नहीं, मेरी नहीं। भावना ऐसी है। भावना ही देखते हैं ना भगवान। अच्छा मैम, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके है। और ये क्वेश्चन है ना, मुझे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ये उससे ही मिल सकता है जो पर्सनली होके आया है। कैसा है तो मान लो कोई भी यात्रा में मुझे 4 से 6 महीने तो लग जाएंगे, 5-6 महीना ऑन एन एवरेज। सबकी स्पीड अपनी है, लेकिन 5 से 6 महीना पकड़ लो। काफी बार हम लोग घर से निकलने के बाद, मुझे पता है कि 6 महीने के बाद मैं घर जाने वाला हूँ, 5 महीने के बाद, काफी बार हम लोग घर से तो निकल गए, फिर अपने को फोन आते हैं घर से, अरे ये बोल रहा है कि ये करके जा, क्या हुआ, या कुछ हम लोग को याद आ जाते हैं। जैसे हम लोग जब फ्लैट में से घर से बाहर निकलते हैं तो हर बिल्डिंग के लिफ्ट में ज्यादा करके रहता है कि नल का बंद किया कि नहीं, गैस का बंद है कि नहीं, लाइटें बंद है कि नहीं, पंखे बंद के। हम लोग जब आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए घर के बाहर निकलते हैं तो भी हम लोग वो चेकलिस्ट देख लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, या आपकी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब आप 5 से 6 महीना घर से बाहर हो, फिर अपने को लगता है अरे यार ये मैं करके जाती, अब यहाँ से फोन से सबको फॉलो करो या ये करो वो करो, उससे बेटर है ये काम मैं करके जाती। अगर वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो क्या चीजें हैं आपके हिसाब से जो करके जाना चाहिए? बहुत सही, क्योंकि होता होगा। ये इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी ने को अराइज नहीं हुआ होगा, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा आपने, और इतना अच्छा है ये, मतलब सच बात है। ये क्या बोलते हैं ना, हर एक के मन का क्वेश्चन है ये। मतलब मैं दोनों तरह से बताऊंगी कि मेरे हिसाब से लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए सबसे पहले तो एक ही है कि अपन वैराग्य की देवी के पास जा रहे हैं। जैसे ही जब आप ये गंड बांधते हो, गंड परिक्रमा संकल्प ले लिया आपने, तो मुझको तो पूरी मतलब कॉन्फिडेंस है कि उसके बाद से आप उसी को छोड़ दो कि मैं तेरे शरण में आ गई हूँ, मेरे घर की देखभाल तू कर। और वो इतनी अच्छी ख्याल रखती है ना मैया कि आपको सब चीजें अपने आप वो हैंडल हो जाती है घर की। पर फिर भी एज ए ह्यूमन हमको हमारे घर की जवाबदारी, जैसे अभी अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप अकेले निकल रहे हैं या वाइफ को छोड़ के निकल रहे हैं, या वाइफ निकल रही है हस्बैंड को छोड़ रहे हैं, तो आपकी जो मूलभूत गरजे हैं, जो बेसिक है, उसको कंप्लीट करके निकलो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 6 महीने का राशन भर के निकलो या ये वगैरह, या घर की कुछ खाने के, या आपके बैंक के कुछ वगैरह। अगर आप हस्बैंड है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप वाइफ को उतना दे के जाओ या उतना कुछ अरेंज करके जाओ कि उसका मंथली निकलते रहे। भैया कराती है बट पैसा कोई नहीं देता है ना। मेरा खास दोस्त है, भाई है, बहन है, कोई पैसा नहीं देता। तो क्योंकि वो भी हमारे, और मैया को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और सबसे पहले मैया का रूल ये है कि आप पहले परमिशन लो घर वालों की। अगर आपकी माँ, आपके वाइफ, हस्बैंड आपको परमिट करते हैं, बच्चे परमिट करते हैं, मेरा तो बेटा मेरे से छोटा है, मैं तो उसको हक से बोल सकती थी, पर मैंने उससे परमिशन ली, मैं जाऊँ क्या। तो अगर उनकी परमिशन है और उनके आप 6 महीने का उनका बंदोबस्त करके जाते हैं ना, तो मैया बिल्कुल नाराज नहीं होती है। बैंक के ऐसे कुछ व्यवहार आप करके जाइए, क्योंकि बहुत चीजें पैसे से क्लियर हो जाती है। उसके बाद मैंने ऐसा देखा है कि परिक्रमा में लोग टैब लेके आए हैं और काम कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारे काम इतने इंपॉर्टेंट है, अभी यमराज आ जाएगा क्या करेंगे हम, तब बैठेंगे हम करने। परिक्रमा में भी अगर वो काम कर रहे हैं तो ये ठीक है, मतलब करना चाहिए, काम करना चाहिए, पर आप निकले हो किस चीज के लिए, क्या पाने के लिए निकले हो। तो उस समय आपको, मेरे को लगता है वो काम को और इसको अलग कर देना चाहिए। मैं घर से निकली थी, मैं बताऊं तो मैंने 6 महीने का राशन तो, मतलब मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड और बेटा ही है, तो मैंने इतना भर दिया था और बच्चे को इतना सिखा दिया था कि दाल चावल सब्जी रोटी बनाते, रोटी नहीं भी बनाते हैं तो दाल चावल सब्जी बनाने आ जाए, कि मेरे बिना इनका काम रुके नहीं। तो पहले से ही मैंने एज ए फीमेल मैंने अपनी तैयारी कर ली। हस्बैंड ने, मेरे को लगता है कि आप फाइनेंशियली उसको मंथली कुछ महीनों के लिए आते रहे, इनकम इतना देखे जाएंगे तो भी आजकल की वाइफ इतनी हैंडल कर लेती है कि उनको जरूरत नहीं होती है। तो मेंटेनेंस हो गया, जो बाकी की जो चीजें वो तो ऑनलाइन हो जाती है, वो भी मुझे लगता है आप शेड्यूल, आजकल तो हम इतने ऑटो पेमेंट में हो जाता है। हाँ, आप शेड्यूल कर दोगे तो 6 महीने ऑटोमेटिक जाने वाले। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो आपके मतलब रेंट पे है तो रेंट का, मेंटेनेंस है तो ये कुछ और पार्किंग की चार्ज, जो भी कुछ आपका है, अगर आप सारे वाला आप शेड्यूल करके रख देंगे ना, तो वो 6 महीने ना घर वालों को जवाबदारी है ना आपको चिंता है, वो उस टाइम पे बराबर पेमेंट देता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है, लोगों को यूज भी करते आती है, तो उतनी एक जवाबदारी करके तो मैया भी नाराज नहीं होती। ये बहुत जरूरत है कि अपनी जवाबदारी अपन घर से निकले तो लेके निकले पूरी। मैडम लास्ट थिंग, आपके लिए गुड न्यूज है, मेरे सब क्वेश्चन हो गए। गुड न्यूज है। अच्छा, जो मेरे डाउट थे मैया ने आपके साथ
बिठा सही है। के जैसे खुद नर्मदा में बैठे हो तो और क्या पूछना है पूछ ले, वहां पे मगजमारी मत करना, वहाँ पे मैं बिजी रहूंगी, इतने लोग रहेंगे, पूछ ले। नहीं मेरे को नहीं जितने मेरे डाउट थे तो मुझे लगता है कि शायद इसमें से कुछ डाउट किसी और के भी होंगे, जो मैंने जितने मेरे क्वेश्चन थे उसमें से कुछ दूसरे के दिमाग में भी होंगे, तो ये काफी हेल्प करेगा हमको। तो मैं सच बताऊं ना संजय भैया, मैं इतनी खुश हूँ। आपने जो मतलब क्या है, आपकी जो अंदर से जो क्या बोलते हैं उसको, बेताबी है ना, जाना भी है, सोचना भी है, निकलना भी है, करना भी है। आज मुझे लगता है आपने इतने अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं कि हर एक कॉमन मैन के, हर एक लेमैन के दिमाग के क्वेश्चन आपने बनाए हैं। जब जब जो ये वीडियो देखेगा, और मैं आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखेंगे, मैं आपको ये बोलूंगी नहीं कि आप अंत तक बने रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन इन्होंने इतने सुंदर निकाले हैं। इसमें ना जो आपके व्यूअर्स हैं उसको भी मैं बोल दूं, पहले कुछ क्वेश्चंस है ना मैडम, मैंने इसको ओमिट कर दिया, इसको कैटेगरी में रखा ही नहीं। जैसे क्या लेके जाना चाहिए, बैग में क्या लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो आपने एक पूरा सा एक बना के रखा है, एक एपिसोड है इसके ऊपर आपका। अब फिर से मैं आपसे वही पूछूं कि बताओ क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा वो अननेसेसरी है, रिपीट है क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग नर्मदा परिक्रमा क्यों करते हैं। लॉजिकली मैं ये आपसे इसके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने जा रहा हूँ, तो मेरे ये डाउट है क्यों करते हैं, वो मेरे लिए क्वेश्चन ही नहीं है, मुझे करनी है। अब उसमें मेरे को क्या क्या कंफ्यूजन था, क्या क्या क्वेश्चन थे, इसके लिए मैंने आपसे वो को रिलेटेड पूछे। नर्मदा परिक्रमा क्यों करते हैं वो एक अलग ही पूरा चैप्टर हो गया, है ना, उसमें मुझे पढ़ना नहीं है। मुझे ये था जो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हमको जाना है उसके साथ क्या क्या रिलेटेड है, तो वो तो उन लोग ने वो कर दिया होगा स्टेप क्रॉस कि जाना है, तो फिर क्यों करते हैं उसका मतलब नहीं बचता है, इसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया। और आपने मुझे लगता है काफी बार आपने कवर भी कर दिया होगा आपके काफी इसमें। और तीसरा था परिक्रमा अनुभव। मैंने काफी जगह पे देखा हुआ है कि लोग पूछते हैं परिक्रमा अनुभव, तो ये बेसिकली मैं अभी परिक्रमा करने जा रहा हूँ, तो वो अनुभव तो तभी मेरे होंगे जब मैं खुद वो करके कंप्लीट करूं, और फिर अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ संयोग तो तभी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आज मैंने आपसे 10 सवाल पूछे, कर्मा है, घूम फिर के उस दिन आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको जवाब दूंगा, हम यही मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ समय अलग रहेगा, 2026 रहेगा। कहने का मतलब ये, तो ये अगर कोई आपके व्यूअर्स है जिसके दिमाग में रहेगा अरे ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो वो जानबूझ के, परिक्रमा अनुभव सबके अपने हैं। हमारे गुजराती में बोलते हैं आप ना मरिए स्वर्ग न जाइए। जब तक खुद नहीं मरा तो अगर स्वर्ग जाना है तो मुझे खुद को मरना पड़ेगा। मैं दूसरों का अनुभव लेके उसको मैं अपने दिमाग में बैठ के अगर जाऊंगा यात्रा करने, तो यात्रा में मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वो ढूंढता रहूंगा, अरे मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ। उसके लिए मैं ज्यादा उस पर वेटेज नहीं देता हूँ। मेरी अनुभव मेरे साथ, आपके अनुभव आपके साथ, दूसरों के अनुभव दूसरों के साथ। तो वो तो जब मेरा हो गया और मुझे लगा कि ये वाकई अनुभव है, तो मेरे अनुभव मेरे साथ वो वहां पे रहेगा। इसी के साथ ही मैडम सच में बोल रहा हूँ, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। इसमें कोई थैंक यू की बात नहीं है, तो मैया का काम ही है। पर इन्होंने जो, मैं बताऊँ ना आपको, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे ना, मुझे लगता है हर एक जाने वाले लोग दिमाग में चलने वाले ये प्रश्न है। मेरा एक वीडियो है सामान बनाने का, जो आप नर्मदा परिक्रमा पे जब निकल रहे तो पूर्व तैयारी का, वो एक अच्छा सा, उसमें लिंक डाल देना, मैं डाल दूंगी। हाँ, तो उसको 96 के इतने लोगों ने देखा है, तो जिन्होंने भी देखा है उनको दिल से धन्यवाद, और सारे सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद कहूंगी। क्योंकि क्या है कि मेरा सिर्फ इंटेंशन यही है कि आप परिक्रमा पे निकल रहे हैं, जो मैंने सुख लिया है, मैंने जो आनंद नहीं बोलूंगी, मैंने ब्रह्मानंद लिया है, वो आप भी लूटो। और आज जो ये दिख रहे हैं हमारे साथ, आज आने के बाद इनका रूप, तो पूरा, हम मराठी मध्ये हम बोलते हैं कि तुम्ही आतून बाहेरून बदलून जाता, अब अंत आत्मा तक पूरी बदल जाती है आपके। मतलब मैं जाने के पहले ऐसी थी कि मुझे ये लगता है, आज ये चीज निकल गई है मुझमें, नहीं मुझे ये सुबह उठ के साझे दूध की चाय लगती ही है, मुझे इसके तकिए के बिना नींद नहीं आती, मुझे ये होना ही है, इसके बिना मेरा होगा नहीं, ये भावना मेरे निकल गई है, मला हे लागतच, इसके बिना मेरा होगा नहीं, ये चीज निकल जाती है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो परिवर्तन मैया लाती है ना। मैं आप सबको बोलूंगी कि जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार परिक्रमा एक बार ही करके देखो, जितनी बन सके करो। एक बार आप सिर्फ 2 किलोमीटर चलो, वो 200 चलवाएगी आपसे। बिल्कुल भी, मैं बता रही, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जितना हाइप करके रखा है उतना डिफिकल्ट है ही नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मतलब आप चलते जाओ, वो आनंद 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 में, वो ऐसा लगता है कि आप एक झाड़ का एक पत्ता खुलता है, फिर फूल आता है, फिर कली धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे इतना खिलता है ना ये, आप मतलब उस फ्लो में फिर आना नहीं चाहते हो यहाँ पे वापस से। बहुत सुंदर जर्नी है। तो ये आज मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने
इतने सुंदर प्रश्न निकाले और अपना टाइम लेके आए। और अभी कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ दिनों बाद ये जाने वाले परिक्रमा पे, तो मैं सबसे यही कहूंगी कि आप इनको कमेंट्स में इनको बहुत ही मतलब मैया से बस प्रार्थना कीजिए कि इनकी परिक्रमा सफल हो, इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। क्योंकि लाइफ की ये जो जर्नी है, एक आदमी जो दुबई में जॉब करता था, टॉप गियर पे गाड़ी चलती थी, सब छोड़ के निकलना, ये भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। ये कहना आसान है, बोलने में अच्छा लगता है, पर आप जब आप एक अमाउंट आपके बैंक में जाता है और वो स्टॉप होता है, क्योंकि मैंने किया है, मैंने भी जॉब छोड़ा है, तो आप सुख मिलता है पर वो बाद में मिलता है ना। तो इतना करेज रखना, इतना गट्स रखना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। तो मैं ये और बोधा परिक्रमा में ओंकारेश्वर, तो 2 ऑप्शन थे। लास्ट मेरा खाली एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि एक था अमरकंटक से या ओंकारेश्वर से, कहाँ से स्टार्ट करें। जनरली ओंकारेश्वर से लोग इसके लिए करते हैं क्योंकि वहां पे जल चढ़ाया जाता है, तो वापस से एडिशनल जर्नी क्यों करनी। अगर मैं कहीं अमरकंटक से कर रहा हूँ तो भी मुझे एनियाव आना ही है, या मैं गुजरात से कर रहा हूँ तो भी मुझे आना है, यानी इन शॉर्ट यहाँ का एकपन दो काज हो जाते हैं। पर मुझे एक है ना बहुत अच्छी चीज मिली सुनने को, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि वो जो ध्वनि है, जब संसार बना तो पहले ध्वनि ओम ही थी, जब ब्रह्मांड में जो गूंजती है वो ध्वनि ओम ही है, और ओम से पूरा संस्कार बना। और अंत में जब प्रलय आएगा तभी वो ध्यान, वो जो ध्वनि है वही रहेगी ओम। तो परिक्रमा भी तो एक जर्नी है ना, तो जर्नी स्टार्ट होती है ओमकारेश्वर से, ओम से, और अंत भी ओम में ही हो रही है मेरी। तो जहां से चालू की ओम से ही लाइफ आदि की पूरी परिक्रमा चालू हुई। धरती ये जो भी यूनिवर्स है, ये भी एक जर्नी पे बैठे हुए हैं, ये भी तो एक दूसरे के साथ घूम ही रहे हैं। ओम से ध्वनि शुरू हुई और अंत में ओम में ही जाना है। बढ़िया, तो वो परिक्रमा मेरे लिए वो परिक्रमा है। कितने सुंदर भाव है देखिए। और अंततः जैसे मैंने आपको बताया था कि ये काले में से सफेद में जाने की मेरी ये यात्रा है। सच में कितना सुंदर है इनके भाव। मैं बता रही हूँ ना, इनके भाव की बात करूँ तो कितना, और मतलब मुझे ये लगा कि एक मैं जो छोटा सा एक काम कर रही हूँ उसमें आपका इतना अच्छा कि उन्होंने वो ढूंढ के निकाला है, कहाँ उनको पता नहीं था, एक जुनून कविता पे उनको क्लिक हुआ, फिर ढूंढा उन्होंने। आज एक सब्सक्राइबर खुद आता है आपके घर में, आपसे बात करते हैं, आपसे कुछ पूछते हैं। मैं आज इतनी गदगद हूँ, इतना, क्योंकि आपने 1 साल में जो 5,000 सब्सक्राइबर दिए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि आपने इतना जो मेरे पे विश्वास रखा है। मैं ऐसे ही अच्छे चैनल पे कुछ वीडियो बनाती रहूंगी। जैसे अभी एक मैंने बनाया था वो शब्दकोश वाला, वो भी एक आप जाओगे, आपको ही मजा आएगा वहां पे, कि अलग अलग शब्द है वहां पे। देखा ना, अच्छा वहां की भाषा, मैया का शब्दकोश ही अलग है। राम और नमक को ये बोलते हैं राम रसा। राम रस। चलिए जी, आपकी बस मैया का आपकी परिक्रमा सफल करे, बस यही प्रार्थना करती हूँ। चलिए जी, तो आप ऐसे ही आप परिक्रमा वासियों से अभी आगे मिलते रहेंगे और नई नई वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं आपको मोटिवेट होके और अच्छे से कुछ आपके नया कुछ लाती रहूं। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे।